अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि व मिन सन्ना बिसुन्नतिहि इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम व मिनल लज़ीना आमनु व अमिलुस स्वालिहाति व तवासौ बिल हक्की व तवासौ बिस सब्र। आमीन या रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। आमीन या रब्बिल आलमीन। अपनी एंड ऑफ टाइम सीरीज़ के पार्ट 7 की तरफ चलते हैं। दरमियान में हमारे पास गैप आया है, तो इसलिए थोड़ा सा मैं आपको रिकैप दूं कि हम जहां तक पहुंचे हैं। हमने हिज़्बुश शैतान कैसे इस्टेब्लिश हुई, उसकी सारी हिस्ट्री हम देख कर आए। अब जबकि एक ये फैक्ट इस्टेब्लिश हो गया था कुरानिक लिंक्स की रोशनी में कि एक हिज़्बुश शैतान है जिसके कंपोनेंट्स चाहे टाइम टू टाइम चेंज होते रहे हों, लेकिन ये कि वो शुरू से ही जब से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई है वो एक्टिव है। तो ये सिलसिला इब्लीस से शुरू हुआ, फिर जे के ग्रेजुअली उसकी ज़ुर्रियत उसके साथ मिलती गई और फिर इंसानों में से जो है वो कैसे उसने अपने साथी चुने। तो हमने ये देखा कि जो मुनाफिकीन हैं, चूँकि उन्हें जो है इंसानों में से जो मुनाफिकीन हैं उन्हें एज़ अ कौम जो है वो यहूद में वो ख़ुसूसियात नज़र आईं, जो उनके इस सारे प्लान को कल्टीवेट करने के लिए बहुत ही साज़गार थीं। लिहाज़ा उन्होंने जो है वो यहूद के उन अकाबिर को अपने साथ मिलाया जो मुनाफिकीन से दिली हमदर्दियाँ रखते थे। और हम ये कुरान पाक में देख कर आए हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये फरमाते हैं कि ये किसी के साथ भी मुखलिस नहीं हैं। ना ये यहूद के साथ मुखलिस हैं और ना ही ये मुसलमानों के साथ मुखलिस हैं। बहरहाल हिज़्बुश शैतान जो है वो टाइम टू टाइम प्लानिंग तो करती रही, लेकिन हमने ये देखा कि जब यूरोप में मुसलमानों का दौर आया, जब स्पेन में ख़ास तौर पे मुसलमानों की हुकूमत आई, तो जो उनको तब फलने-फूलने का मौका मिला, और चूँकि उससे पहले वो डार्क एजेस में बहुत मार खा कर आए, तो उन्होंने इस एजेंडे पर बाकायदा तब मुनज़्ज़म होके काम करना शुरू किया कि अगर अब हम इस किस्म की साज़िशें प्लान नहीं करेंगे जिससे जो है वो दुनिया आपस में लड़ती रहे और हम इन पर हुकूमत करते रहें, अगर ऐसा नहीं होगा तो हम दोबारा से उसी परसिक्यूटेड एरा की तरफ वापस चले जाएँगे। और ये कि दुनिया के जो सारे वसाइल हैं, जो दौलत है, जो कुछ भी है, उन पर हमारा हक है क्योंकि हम चोज़न वन्स हैं, नहनु अबनाउहुम। और ये कि हम जो है वो प्रिविलेज्ड हैं। वलन तमस्सना अन्नार इल्ला अय्यामम मादूदा, हमें तो जहन्नुम की आग सवाए थोड़े दिनों के नहीं छूने वाली। और ये कि बाकी तमाम लोग जो जेंटाइल्स और गोयम्स हैं, लिहाजा हम इन्हें अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। होते-होते इनके अंदर शैतानी आइडियाज़ बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होने शुरू हो गए और उसी में हमने देखा कि सबसे पहले कैसे इन्होंने ईसाईयत के झंडे तले या ईसाईयत को यूज़ करके, ईसाईयत के डार्क एजेस का फ़ायदा उठाकर इन्होंने जो है वो कैसे सेकुलरिज़्म की राह हमवार की। और उसके बाद फिर हम सारा जो यहूदियत का लिंक था कि बनी इसराइल कैसे यहूदी बने और फिर किस तरह से उनके मुनाफिकीन हिज़्बुल शैतान का पार्ट बन के, और उन्होंने इसी एरा में जबकि उनको मुसलमानों की हुकूमत के अंडर बहुत अथॉरिटी मिल गई थी, तो उन्होंने अपने प्लान्स किस तरह से एग्ज़िबिट करने शुरू किए। जब भी हम देखते हैं कि जो हम जिसे कहते हैं कि एक मिडल एजेस है, मिडल एजेस के बाद से जो है वो दुनिया का नक्शा और दुनिया के सिस्टम जो हैं वो बहुत ज़्यादा बदले हैं। और अब हम ये देखते हैं कि वो इनकलाबात जो पहले पीछे 200-300 साल में या 500-600 सालों में आया करते थे, वो अब 10-20 सालों में ही जो है वो बर्पा हो जाते हैं, क्योंकि जैसे-जैसे जो है वो इंटरनेट की इजाद हुई और स्मार्ट टेक्नोलॉजीज़ आई, तो इससे उनके मकासद जो है वो उन्हें अपने मकासद अचीव करना जो है वो और आसान हो गया, क्योंकि एक सेंट्रलाइज़्ड कंट्रोल जो है वो उन्होंने अपने हाथ में लिया। तो इसलिए जो है वो हम ये उनका एजेंडा देख रहे थे हिज़्बुल शैतान का, जिसमें सबसे पहले जो है वो उनके लिए एक ये चीज़ ज़रूरी थी कि उनकी कोई एक अपनी मुमलिकत हो और जहाँ से वो बैठ के रूल कर सकें। और फिर ये कि आहिस्ता-आहिस्ता जब उसके अंदर सेक्युलर एलिमेंट्स आए, यानी ज़ायनिज़्म में भी जब सेक्युलर एलिमेंट आए, तो उन्होंने जो है वो ये कहा कि
वैसे भी दुनिया का पावर कंट्रोल करने के लिए जो है ये ज़रूरी है कि एक इलाका अपना ऐसा होना चाहिए जहाँ पे हमारा तसल्लुत हो। और वो इलाका जो है वो दुनिया का, दे वर वेरी इंटेलिजेंट, कि उन्होंने जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप कह लें ब्राह्मिक रिलीजन के लिए जगह थी वो उन्होंने चूज़ की, और वो बैतुल मुक़द्दस है। और हम उसमें जो है ये मैं आपको लास्ट टाइम उनका कोई 5-6 नुकाती एजेंडा था कि लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड क्या चाहते हैं, उनका एजेंडा क्या है। थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जिसके नतीजे में ग्रेटर इसराइल बने। मैं अभी थर्ड वर्ल्ड वॉर या मरहमतुल कुबरा के टॉपिक की तरफ नहीं गई, हम ग्रेटर इसराइल को स्टार्ट हम किए हुए हैं। और ये मैंने उनका मैप आपको दिखाया था, जो उनका रिसाला प्रोटोकॉल्स ऑफ एल्डर्स ऑफ जायन छपा करता था, जिसको 1990s के बाद जो है वो बैन कर दिया गया था। खुद ही उन्होंने इसकी शात रोक दी थी। तो ये उन्होंने उसमें दिखाया है कि ये इलाका है मिडल ईस्ट का या जजीरा नुमा अरब का, जिस पर रूल करने के वो ख्वाब देखते हैं, क्योंकि ये उनके लिए एक प्रॉमिस्ड लैंड है। ठीक है, तो इसके अंदर जो है ये आप देख लें कौन कौन से ममालिक आते हैं, ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी दिखाया था। ये प्रॉमिस लैंड है। और इसमें मैंने आपको लास्ट टाइम जो बात बताई थी वो ये थी कि अगर आप गौर करें तो इसमें जो एक बहुत दुख का अमर है वो ये है कि यहाँ पर जो ये आपको नक्शा, जो अब आप मैप्स जाकर अगर गूगल पे देखेंगे तो आपको उनमें पैलेस्टाइन कहीं पर भी लिखा नहीं मिलेगा, वो इसराइल ही लिखा मिलता है। हालांकि यहाँ पर कभी पैलेस्टाइन हुआ करता था, ये जहाँ पर मैंने यहाँ पर आप देखेंगे इसको टिक भी कर दिया आपके लिए। तो वो ये कहते हैं कि उनकी जो बुक है जेनेसिस की, उसमें ये उनको प्रॉमिस की गई है ये लैंड, क्योंकि यहाँ पर उनके 2000 साल तक उन्होंने बादशाही की है अपने अम्बिया की सरकर्दगी में। वो और बात है कि अम्बिया के साथ जो सलूक किया, उनकी तालीमात के साथ जो तहरीफात की, वो बहरहाल जो है वो एक अलग दास्तान है। तो अब ये आप देख सकते हैं, तुर्की का कुछ इलाका है, शाम है, लबनान है, ये फ़लस्तीन है जिसे अब इसराइल लिखा गया, यहाँ पे जॉर्डन, इराक का कुछ इलाका है, फिर सऊदी अरेबिया का मक्का और मदीना जो है वो उसमें शामिल करते हैं, बाकी सऊदिया को क्लेम नहीं करते। और मिस्र का ये वाला इलाका जहाँ पर वो इसके जो सहराए सीना का इलाका है, और उसके साथ वाला जहाँ पर ये जब आज़ादी हासिल करके फिरौन से आए हैं तो यहाँ से इन्होंने मिस्र को क्रॉस किया है। तो ये जो डेल्टा का इलाका कहलाता है, जो कि बहुत जरखेज तरीन इलाका है मिस्र का। तो यहाँ ये प्रॉमिस्ड लैंड जो है उसको हासिल करने के लिए, बहरहाल यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि एक बात ये थी कि जो इनका ऑर्थोडॉक्स ज्यू है वो आज भी ये कहता है कि हम चूंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान नहीं लेकर आए थे, लिहाजा ये हमारी अपनी गलतियां हैं, उनकी सजा है कि हमें जो है वो एक्साइल कर दिया गया था बैतुल मुकद्दस से। अब यहाँ पर जो है वो अगर हम जबर करके कोई मुल्क कायम करते हैं या यहाँ पर बसने वाले इंसानों से ज़बरदस्ती ये जगह छीनते हैं, तो ये हमारे पार्ट पर गलत होगा। तो जो ऑर्थोडॉक्स ज्यूज हैं वो बेसिकली जायनिस्ट एजेंडा से बिल्कुल एलान बरात का इजहार करते हैं, और वो मैंने आपको पहले भी बताया था, यूट्यूब पे आप जाकर देख सकते हैं। उनके प्रोटेस्ट की जो है वो वीडियोस आपको मिल जाएंगी, जिसमें वो ये बता रहे होते हैं बहुत साफ साफ कि ये जो इसराइली एजेंडा है, ये जो जायनिस्ट एजेंडा है, हमारा इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन बहरहाल हर कोई अपने अपने मसीहा के इंतजार में, वो भी मसीहा के इंतजार में है। अब ये जो सेकुलर एलिमेंट था, जिसने बेसिकली बैतुल मुकद्दस को तो एक बहाना बनाया कि चूंकि ये हमारी सरजमीन है और हम इसमें वापस आकर बसना चाहते हैं, एक्चुअली वो उनका जो प्लान है वो है कंट्रोल। तो कंट्रोल जो है उसको उन्होंने एग्जिबिट करने के लिए, मैंने आपको पहले भी बताया था, मुख्तलिफ नामों से मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस बनाई। सीक्रेट सोसाइटीज़ भी इसीलिए ही बनाई गई थी। सीक्रेट सोसाइटीज़ के अरकान के ख़ास तौर पे काम क्या होते हैं कि वो ओकल्ट प्रैक्टिसेस करते हैं, जादू की और इस तरह की जो शैतानी रसूमात होती हैं उन्हें अंजाम देते हैं, ताकि जिन्नात और शयातीन के साथ, यानी हिजबुल शैतान का जो जिन कंपोनेंट है उनके साथ उनके रवाबित बरकरार रहें। तो और फिर जो भी उनकी मीटिंग्स हैं, जो भी उनके भी तो एजेंडाज डिस्कस होते होंगे ना, तो वो उसके लिए जो है वो सीक्रेट सोसाइटीज थी। और फिर इसी तरह इनके एलीट्स ऑफ द वर्ल्ड, जिसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि बिल्डरबर्ग ग्रुप भी अब कहा जाता है, इनकी मीटिंग्स होती हैं और ये टाइम टू टाइम अपना एजेंडा जो है वो डिस्कस करते हैं कि हाउ फार वी हैव रीच्ड, और अब क्या रह गया है और उसको किस तरह से एग्जिबिट करना है, और उसको एग्जिबिट करने के लिए क्या रोड मैप होना चाहिए। तो बैतुल मुकद्दस की अहमियत के ऊपर, इससे पहले कि हम आगे चलते, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि बैतुल मुकद्दस की अहमियत जो है वो तीनों अब्राहमिक रिलीजन्स में बहुत ज़्यादा है। और इसकी क्या वजह है, ये लास्ट टाइम आपको इसमें इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स भी दिखाए थे कि यहूदियों के लिए तो इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि अच्छा, एक बात मैं यहाँ पर आपको जो पहले मेंशन नहीं हुई बता दूं कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ मस्जिदुल हराम की बुनियाद रखी है, उससे 40 साल के बाद जो है वो मस्जिद अक्सा बनाई गई है। और जो इब्ने कसीर की ने जहाँ से कोट करते हैं वो अपनी तफसीर में, तो ये वो कहा जाता है कि
वो हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के साथ मिलके उन्होंने बनाई है। यानी अपनी जो ज़ुर्रियत थी उसकी एक शाख जो है वो अल्लाह के हुक्म से उन्होंने जज़ीरा नुमा अरब में इधर हिजाज़ की सरज़मीन पर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ कायम की है, और दूसरी जो शाख थी जहाँ से बनी इसराइली से सिलसिला चला, वो हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के साथ जो है वो मस्जिद अक़सा की तामीर थी। बहरहाल मस्जिद अक़सा बाद में जो है वो रही या नहीं रही, लेकिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में यहाँ पर जो है वो हैकल बनना शुरू हुआ था, जो कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में कंप्लीट हुआ और उसे हैकल सुलेमानी कहा, सॉरी हज़रत दाऊद के टाइम में बनना शुरू हुआ था और हज़रत सुलेमान के टाइम में कंप्लीट हुआ, इसीलिए उसे हैकल सुलेमानी का नाम दिया जाता है। सोलोमन टेम्पल भी कहा जाता है, और जो है वो उर्दू में हम इसे हैकल सुलेमानी कहते हैं। यहाँ पर जो है वो तख्त पोशी होती होती थी। जितने भी बनी इसराइली जो बादशाह आया करते थे, ताबूत सकीना अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उतारा उनकी बादशाहत की अफर्मेशन के लिए। तो अब ये कि ये जो उनके हमने 2 अरूज और 2 ज़वाल पढ़े थे, उसको जो है वो हमने देखा कि उसके दौरान जो है वो पहली दफ़ा जब इराक का बादशाह बख्त नस्र आया तो उसने इसे तबाह किया था हैकल सुलेमानी को। दोबारा जो है वो ज़ुल्करनैन आए और उन्होंने इसको दोबारा आबाद करने में हेल्प की, जो कि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का दौर था, जो इनका दूसरा उरूज था। और उसके बाद जो है वो फिर ये 70 ईस्वी में टाइटस रूमी ने जब इसको गिराया, तो उस वक़्त से लेकर आज तक जो है वो हैकल सुलेमानी, ये जो माउंट ऑफ टेम्पल है, ये जो पूरा अहाता है, इसे आप माउंट ऑफ टेम्पल कहते हैं, ये जो सारा है, जिसमें आपको डोम ऑफ रॉक, मस्जिद अल किबली, अल मरवानी मॉस्क और इसके अलावा भी मसाजिद हैं, ठीक है? जैसे ये आप देख रहे हैं दूसरी पिक्चर में, साथ ही अल बुराक मस्जिद भी है। तो वो जब से हैकल सुलेमानी गिरा है, उसकी सिर्फ़ ये मग़रिबी दीवार कायम है, जिसे जो है वो दीवार गिरिया कहते हैं यहूद, और यहाँ पर आकर वो अपना सर इलामती तौर पर मातम के तौर पे मार-मार के और इबादत करते हैं और दुआ करते हैं। उन्होंने अपने सामने जो भी उनकी वो बुक है, अब वो तौरात है या अल्लाहु आलम, वो जो भी उसको नाम अब देते हैं, तो वो उसे पढ़ते हैं और वो यही कहते हैं कि हमारा जो मसीहा आएगा वो यहाँ से आएगा और वो फिर हम उसके साथ मिलके पूरी दुनिया पे हुकूमत करेंगे। ये उनके लिए इसकी सिग्निफिकेंस है। और ईसाइयों के लिए इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम यहीं पैदा हुए, ठीक है? यहाँ पर अगर आप ये जो मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है ना, इसमें आप देखेंगे तो ये डिटेल लिखी हुई हैं कि यहाँ पर ये जगह है जहाँ पर ये वाला जो अहाता कहा जाता है कि यहाँ पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई है, और फिर किसी एक अहाते की तरफ उनकी परवरिश और उनका बचपन गुज़रा है सारा। फिर वो भी, उनका भी यही मानना है कि यही जो है ये जो माउंट टेम्पल है, इधर ही आपको स्लेब दिया गया, फिर आप यहीं दोबारा ज़िंदा हुए और यहीं से आपको आसमानों की तरफ ज़िंदा उठा लिया गया। और मुसलमानों के लिए जो इसकी अहमियत है वो तो बहुत ही जो है वो हमारे लिए फ़िनोमिनल है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी बइसत जो है वो मक्का में हो रही है, यानी कि जो हमारा उसका पहला कॉम्पोनेंट है अब हमारे दीन का, कि हमारा जो किबला है वो है मक्का। तो अब वहाँ से उनकी बइसत फ़रमाई गई, लेकिन ये कि वो तमाम बनी इस्राइली नबियों के सरदार हैं। अब वो खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। अब वो लीड करेंगे जो भी उम्मत होगी मुस्लिम, जो क़यामत उम्मत मुस्लिम आएगी, अब वो शरिया मुहम्मदी को फ़ॉलो करने वाली होगी। तो उसकी इलामत के तौर पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब आपको इसरा व मिराज का सफ़र करवाया, तो इसरा का जो उसका कॉम्पोनेंट था, वो सफ़र था जो मस्जिदुल हराम से जो है वो मस्जिद अक़सा तक या बैतुल मुक़द्दस तक का सफ़र था। ये ज़मीनी सफ़र सिर्फ़ सफ़र नहीं था, आपको वहाँ पर मस्जिद अक़सा दिखाई गई, और ये सारा जो जो ये टेम्पल माउंट था, इस पे जो भी निशानियाँ हैं मुक़द्दस मुसलमानों की हमेशा जो रही हैं उम्मत मुस्लिमा की, चाहे वो साबका हों, चाहे मौजूदा हों, वो तमाम आपको दिखाई गईं। और फिर ये कि यहाँ पर आपने तमाम अंबिया की इमामत करवाई, जो इस चीज़ का निशान था, जो सिंबॉलिक था इस बात का कि आज से जो है वो बनी इस्माइल को जो है वो बनी इसराइल पर फ़ौक़ियत दे दी गई है। तो ये है हम मुसलमानों के लिए इसकी अहमियत। हमारे लिए ये हमारा तीसरा मुक़द्दस मुक़ाम है। और ये जो यहूद हैं, उनके लिए जो है ये आप कह लें जैसे हमारे लिए मक्का है, तो उनके लिए ये उनका मक्का है। और इसी तरह ईसाइयों के लिए भी ये जो है वो सबसे ज़्यादा सबसे सेक्रेड मुकाम है कि, और तीनों ही मज़ाहिब जो हैं वो अपने-अपने मसीहा का इंतज़ार कर रहे हैं। और इसमें ये है कि मसीहा असल में कौन पहचानेगा और उसका साथ कौन देगा, इट ऑल डिपेंड्स कि कौन जो है वो हिदायत के रास्ते पर है और उसने अपने ईमान की आबियारी के लिए क्या इक़दामात किए हैं। क्योंकि हम दजल के ज़माने में रह रहे हैं
और आपको ये मैं एक बताती जाऊं बात कि मैंने आपको बिल्डरबर्ग ग्रुप मीटिंग्स का बताया, इसके अलावा डिफरेंट मोनूमेंटल जो है वो आप कह लें कि सेरेमनीज होती हैं यूरोप में, जहाँ पर ये अपने जो शैतानी रिचुअल्स हैं वो परफॉर्म करते हैं। फ्रांस में एक सेरेमनी हो रही थी, मुझे अब ये याद नहीं रहा, मैं कुछ दिन पहले भी उसकी वीडियो देख रही थी, और मैंने उसकी वीडियो 2 दफ़ा अपनी आंखों से खुद पूरी देखी है। उसमें उन्होंने पूरे रिचुअल्स जो हैं वो बताए हैं। बेसिकली वो तो वो शैतान के सामने करते हैं, और उसमें जो भी सारा वो कुर्बानी करना, लेकिन उसमें जो है वो एक परों वाले एक फरिश्ते को उतरते हुए दिखाते हैं, जो बेसिकली उन्होंने जीसस क्राइस्ट को डिनोमिनेट किया होता है। और अब G7 टेक्नोलॉजी के साथ, क्योंकि अब तो हम G7 टेक्नोलॉजी जापान में तो बहुत अब यूज हो रही है, G7 टेक्नोलॉजी के साथ आप कुछ भी दिखा सकते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको बादल दिखाना चाहूँ आसमान पे, तो मैं आपको बादल दिखा सकती हूँ, और आप ये पहचान भी नहीं पाएंगे कि ये सच है या झूठ। तो ये इस किस्म के दजल के दौर में, जबकि बार बार जो है वो ऑलरेडी इस किस्म की जो है वो लोगों को आप कह लें शोज दिखाए जाएंगे, प्रोबेबली मे बी मूवीज मूवीज तो खैर बहुत पहले से आ रही हैं, कि जब जी आसमान से कोई उतर है, आसमान से कोई उतर रहा है, ऐसे में असल जीसस क्राइस्ट को पहचानना, उन तमाम निशानियों को कि वो वाकई आसमान से अब उनका नुज़ूल हो रहा है, तो ये वही इंसान कर सकेगा जिसने कुरान और हदीस को गहरी नज़र से जो उसका मुतालिया किया होगा। तो वही पहचान सकेगा कि हाँ, ये इमाम महदी की क़यादत में यही मस्जिद दमिश्क की, जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस थी, और ये कि आप इस तरह से फजर की नमाज की इकामत हो चुकी होगी और आपका नुज़ूल होगा, और आपके ऐसे बालों से कतरे टपक रहे होंगे। तो ये वो बातें हैं जिसकी वजह से हमें ये सारा, सॉरी, लगा हुआ है। ये म्यूट कर लीजिए प्लीज, जिनका भी जो है वो स्पीकर ऑन है। तो ये जो है वो बहरहाल हम आगे जाके फिर इनको देखेंगे। अच्छा, फिर हुआ ये कि हम बात कर रहे थे कि ग्रेटर इसराइल जो बन रहा है, तो अब ग्रेटर इसराइल के बनने तक जो कुछ वाकयात आए, उनमें जो है वो दो बहुत इंपॉर्टेंट लिंक्स थे। एक तो सलेबी जंगों का, और दूसरा जो है वो सल्तनत उस्मानिया का। अच्छा, मैं इन दोनों टॉपिक्स की बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी। इनकी बहुत एक्सीलेंट डिटेल्स की वीडियोस जो है ना, और अच्छी मतलब ऑथेंटिक रिसर्च के साथ यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं। इसके अलावा भी आपको आर्टिकल्स मिल जाते हैं, और किताबें तो हर बेश बहा हैं अगर कोई पढ़ना चाहे तो उसमें ये है कि आप डिटेल हिस्ट्री बताना मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद ये है कि हम जहाँ खड़े हैं वहां तक पहुंचने के लिए, और जो कुछ मकासद हिजबुल शैतान हासिल कर चुकी है, उनको समझने के लिए रास्ते में जो भी लिंक आते हैं उनको हम आपस में लिंक करते जाएं। जो कड़ियां आ रही हैं उनको इस तरह से कड़ी मिलाएं कि कुछ ना कुछ नक्शा मेरे और आपके जहनों में वाजे हो जाए कि क्या कुछ गुजरी है, और उससे गुजर कर यहाँ तक पहुंचे हैं। अब उन कड़ियों की जो ज़ेली तफसील में कोई जाना चाहे, तो ये उनकी अपनी आगे से जो है वो रिसर्च है। ठीक है, तो लिहाजा हम सलेबी जंगों के बारे में बात करते हैं। तो फिर जब हिजबुल शैतान ऑर्गेनाइज होना शुरू हुई, क्योंकि 750 में मुसलमान जो है वो यूरोप पे आ चुका था, और मुसलमानों की हुकूमत स्पेन पर कायम थी। पुर्तगाल और स्पेन और उसका जो एडजेसेंट एरिया था, वो वाला यूरोप का हिस्सा मुसलमानों के तसरुफ में था। वहां से जो है हिजबुल शैतान को ऑर्गेनाइज होने का मौका मिला। तो तभी से हम देखते हैं कि उन्होंने अपने मकासद के लिए जो है वो डिफरेंट स्ट्रेटजीज जो है वो तरतीब देना शुरू की। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था, जो आपने हमेशा याद रखनी है, डिवाइड एंड रूल। जब तक हम डिवाइड नहीं करेंगे इंसानों को मुख्तलिफ लेवल्स पर, मुख्तलिफ बेसिस पर, तब तक हम इन पर रूल नहीं कर सकेंगे। जब तक ये इकट्ठे रहेंगे किसी भी चीज को लेकर, तो तब तक हम इनको हरा नहीं सकेंगे। जिस चीज को लेकर ये इकट्ठे हैं, उसी में ही उसी को वजह बना दो इनकी डिवीजन की। तो इसलिए जो है वो इन्होंने क्या काम किया अपने उस दौर में, जब ये हिजबुल शैतान ने दोबारा अपने आप को मुनज़्ज़म किया, तो इन्होंने सबसे पहला काम क्या किया कि जो ईसाइयत थी ना, सबसे पहले उसको अपने काबू में किया। यानी वो जो भी मैंने आपको बताया था कि ईसाइयत जो कैथोलिक क्रिश्चियनिटी चल रही थी, उसको प्रोटेस्टेंट फिरका उसमें क्रिएट किया, और उसके बाद अब तो खैर बहुत सारे फिरके हैं जो मुख्तलिफ ममालिक में इनके मुफादात के लिए काम करते हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने जायनिस्ट के जो कंपोनेंट्स आपको बताए थे, तो मैंने बताया था कि नियो इवेंजलिकल जो है ये काम कर रहे हैं अमेरिका वाली साइड पे। और अब तो इनके साथ जिन्हें न्यू कॉन कहते हैं ना आप, इनमें इवन न्यू मुस्लिम्स भी शामिल हैं, जो मुसलमानों के नाम लेकर इनके फ्री मेसनरी के अरकान हैं, जो मुस्लिम मुस्लिम ममालिक में या और भी वहाँ पर इनके एजेंडे के लिए काम कर रहे होते हैं। फिर जो है वो हमने देखा था कि वाइट एंग्लो सेक्सन प्रोटेस्टेंट जो हैं, ये यूरोप वाली साइड पर बेसिकली एक्टिव हैं। तो इसी तरह हम मुख्तलिफ इन्होंने इस तरह से सेक्ट्स क्रिएट किए जो इनके मुफादात के लिए काम करें, और उनके
उनके ऊपर अपनी हुकूमत कायम रखने के लिए, अपनी इजारादारी कायम रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी था कि मुख्तलिफ़ किस्म की जंगों में सबको बिज़ी रखा जाए। प्लस ये कि अब ये जो ईसाइयत है, इसकी दुश्मनी की तवज्जो अपने से हटाकर और मुसलमानों की तरफ कर दी जाए, क्योंकि ईसाइयत के साथ तो वो अब निपट ही रहे थे। ईसाइयत के ऊपर तो काम शुरू हो गया था। ईसाइयत में तो आहिस्ता-आहिस्ता उन्होंने सेकुलरिज़्म की राहें हमवार करनी शुरू कर दी थी। इसलिए हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास आगे जाकर रिनाइसेंस का दौर आ जाता है, तो उसके बाद ईसाइयत तो पूरी उनके कब्ज़े में थी। जो मैंने आपको पहले भी कहा था, ये फिरंगी पंजाए जहाँ यहूद के कब्ज़े में है, कुछ इस तरह इकबाल का शेर था। आई एम नॉट वेरी गुड एट रिमेंबरिंग द पोएट्री। बहरहाल इस तरह से कुछ अल्लामा इकबाल ने कोट किया था। तो वो तो उनके पंजे में थे, लेकिन साथ ही साथ उन्हें इस बात का एहसास था कि इस वक़्त जो दुनिया के सुपर पावर रीजन्स रहे हुए हैं, वो मुसलमानों के कब्ज़े में हैं और मकामात मुक़द्दसा मुसलमानों के कब्ज़े में, क्योंकि उस वक़्त मुसलमान जो है वो मक्का मुकरमा मदीना और मक्का मुकरमा मदीना और बैतुल मुक़द्दस यरूशलेम, ये सारा इलाका जो है ये मुसलमानों के ज़ेर हुकूमत था। तो उनकी नज़र ये थी, यानी पहले तो उन्होंने यूरोप में जो उन पर ज़ुल्म वग़ैरह होता रहा ईसाइयत के नाम पर, उन्होंने पहले तो उससे निपटा कि ये किस तरह ईसाइयत को राम किया जाए। वो उन्होंने प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी को क्रिएट करके और फिर रिनाइसेंस जो यूरोप का क्रिएट किया, जो सारा वो बर्पा हुआ, उसके ज़रिए से वो राह हमवार की। दूसरे नंबर पर ये कि अब क्रिश्चियनिटी को डील करने के बाद अब ये वक़्त था कि अब मुसलमान जो हैं वो ज़ाहिर-सी बात है उस वक़्त भी फ़ातेह थे और बाद में भी हम देखेंगे सल्तनत उस्मानिया के दौर में मुसलमानों की जो ये खिलाफत रही है 400 साल की, वो उनके लिए बहुत बड़ा थ्रेट थी। तो अब जो वो खतरा है, जब भी मैं आपसे कहती हूँ कि अब जिस दौर में हम हैं, अब उनका सारा का सारा ज़ोर जो है वो इस्लाम के खिलाफ है। इस्लाम के खिलाफ था कह लें, क्योंकि बहरहाल अब तो वो इस्लाम को भी बहुत हद तक जो है वो हाईजैक कर चुके हैं और बहुत से उनके जो है वो प्लान्स ऑलरेडी जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। सलेबी जंगें जो हैं ये मज़हब के नाम पर होने वाली इंसानी तारीख की खूनी तरीन जंगें हैं, जो तकरीबन कोई 200 साल के अरसे पर मुहित रही हैं। और जितने भी आप ये कह लें कि जो रिसर्चर्स हैं एंड ऑफ टाइम्स के सब्जेक्ट के या हिस्ट्री के, वो यही कहते हैं कि ये जो ज़ायनिस्ट कम्युनिटी है, इसी का रोल है ये सलेबी जंगों को बर्पा करवाने में। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था, दे प्ले फ्रॉम बिहाइंड द कर्टेन्स। ये खुद नहीं जंगें लड़ते, ये लोगों को लड़वाते हैं। एंड देन दे सपोर्ट द बोथ साइड्स। दोनों दोनों साइड्स को असलहा बाँटेंगे और असलहा बेचेंगे और फिर ताकि ये कि वो अपना प्रॉफ़िट उसमें से बनाएँ और इस तरह से वो पूरी दुनिया पर अपनी इजारादारी कायम कर सकें। एनीवेज़ सलेबी जंगें जो हैं ये चूँकि मज़हब के नाम पर शुरू होने वाली जंगें थीं, तो ये इसके कुछ असबाब थे। इसके असबाब जो है वो पहले ज़रा थोड़ा-सा देख लेते हैं ताकि जो है वो हमें पिक्चर क्लियर हो जाए कि व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। इससे पहले कि मैं आगे चलूँ, थोड़ा-सा मैं आपको एक मैप या कुछ मैप्स दिखाऊँगी। देखें ये मैप है ताकि आपके ज़हन में थोड़ा ये आ जाए। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि प्लीज़ अगर आप इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं अलॉन्ग विद द हिस्ट्री, तो आपको डिफरेंट मैप्स खुद खोलकर बाद में देखने होंगे। ताकि आपके ज़हनों में जगहें बैठ जाएँ। ज्योग्राफ़ी बैठेगी तो हमें जगह की इम्पोर्टेंस का एहसास होगा। अगर हमें पता ही नहीं है कि यरूशलेम किधर है और उसके रिलेशन से मक्का मदीना किधर हैं, तो हमें ग्रेटर इज़राइल का कॉन्सेप्ट या इन चीज़ों का आपस में फ़ासला या उधर जो प्रोग्रेशन हो रही है हिज़्ब शैतान की, इन सारी बातों की समझ उस तरह से नहीं आ सकेगी। अब ये एक मैप है जो मैं आपको सिर्फ़ अभी थोड़ा-सा बर्र-ए-आज़मों की ओरिएंटेशन के लिए आपके सामने, वैसे बहुत सारे मैप हैं, आप खोलेंगे तो जो भी आपको पसंद आए आप डालें। मैंने यूरेशिया डाला था, तो मैं बताना ये चाह रही हूँ आपको कि जैसे अगर आप देखें कि ये टर्की है ना, तो टर्की ये और ये सारी बाउंड्री और ये बल्कि सॉरी ये इजिप्ट से होता हुआ, क्योंकि उधर से ही फिर साउथ अफ्रीका स्टार्ट हो जाएगा ना, ठीक है? ये सूडान भी इधर, बल्कि सॉरी ये थोड़ा-सा यहाँ से रॉन्ग हो गया, ठीक है? तो ये हमारे पास यहाँ से ये इजिप्ट आ जाएगा और ये सोमालिया। तो ये एशिया आ गया आपका। ये जो हिस्सा है ये है यूरोप और ये हिस्सा जो है ये है अफ्रीका नीचे, ठीक है? अमेरिका की हम बात नहीं करें, अमेरिका का उस वक़्त कोई ऐसा मसला नहीं था। ये है मेडिटेरेनियन सी, ठीक है? मेडिटेरेनियन सी की तरफ हम चलते हैं तो इससे जो है वो हम थोड़ा-सा समझ पाएँगे कि ये जो सलेबी जंगें हुई हैं इनकी क्या रूट कॉज़ थी। अभी हम आ गए मेडिटेरेनियन सी और इसके इर्द-गिर्द जो ममालिक थे उनकी बात हम कर रहे हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पर है सिसिली और ये है ट्यूनीशिया, ठीक है? ट्यूनीशिया जो है ये अलजायर का दारुल हुकूमत था। तो ये जो है ये यहाँ से इसको डिवाइड किया जाता है मेडिटेरेनियन सी को इसके मशरकी हिस्से में, ठीक है? ये है इसका ईस्ट पार्ट, मशरकी हिस्सा और ये है इसका मगरबी हिस्सा वेस्ट,
ठीक है। अगर तो आप लोगों को ये नहीं आइडिया कि हम ईस्ट और वेस्ट और नॉर्थ और साउथ कैसे डिटरमिन करते हैं, तो आप लोगों को इसे ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि हम दुनिया की जब भी बात करते हैं, हम मुल्कों की बाउंड्रीज की बात करते हैं, हम अक्सर जो है वो डायरेक्शंस को या सिमतों को मेंशन करते हैं कि जी जनूब मशरकी एशिया। अब अगर मैं कहूँ कि जनूब मशरकी एशिया, तो आपके मेरे दिमाग में जो है वो इस तरह से हमारी सिमतें वाज़ेह होनी चाहिए कि हमें फ़ौरन पता लग जाए कि हम एशिया के कौन से हिस्से की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे इस तरफ मशरिक है और ये मगरिब है। तो ये जो मशरिकी जो ये जो मगरबी हिस्सा है मेडिटेरेनियन सी का, इसके ऊपर आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो है ये फ्रांस, इटली, और इससे भी ऊपर चले जाइए जो यहाँ नज़र नहीं आ रहा, तो ये जर्मनी है। ये सारी वो थी जो आपकी जनाब रोमन एम्पायर थी, ठीक है? जो रोमन कैथोलिक एम्पायर थी। और इस तरफ जो था इस हिस्सा, ये वाला जो है ये इटली भी इसी में आ जाता है, ठीक है जी, ये इटली भी। और ये वाला जो हिस्सा है जिसमें ग्रीस और ये टर्की का भी ये हिस्सा, टर्की का जो इस्तांबुल है, ये ये एग्जैक्टली एट द बॉर्डर ऑफ यूरोप एंड एशिया है। इसका कुछ हिस्सा जो है वो एशिया में है और कुछ हिस्सा जो है वो यूरोप में है। इसलिए शायद आपको याद हो कि टर्की एक बड़ा लंबा अरसा जो है वो यूरोपीय यूनियन में अपने आप को शामिल करने की बड़ी जो है वो जिद्दोजहद करता रहा है। और उसमें जो है ये, अगर ये वाला हम हिस्सा देखते हैं, यानी ये जो इसका मशरकी हिस्सा है, तो यहाँ पर थी बीजेंटाइन, ठीक है, बेजेंटाइन हुकूमत थी, जो बाजेंटीनी भी जिसे आप कहते हैं, बिजेंटीन्स थे, ठीक है, बड़े जंगजू। और जो है ये आप इन्हें कह लें कि ये रोमन एम्पायर का ही जो है वो मशरकी हिस्सा थे, ठीक है। थोड़ा सा इनका रिलीजन फर्क था, इनकी प्रैक्टिसेस डिफरेंट थी, थोड़ी सी इनकी शिर्क वाली प्रैक्टिसेस थी। खैर वो तो वैसे रोमन एम्पायर की भी शिरकी आई थी, लेकिन कहने की बात है कि ये अपने आप को ब्राह्मिक रिलीजन से एसोसिएट नहीं करते थे। तो एनीवेज, ये जो हमारे पास यहाँ पर आप देख रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन, ये इस तरह से है कि हमारे पास जो रोमन एम्पायर है, और ये इधर से जो है ये बिजेंटीन है, और इस तरफ जो है ये अब मुसलमानों की हुकूमतें हैं। ठीक है, अब ये जो मुसलमानों की हुकूमतें हैं, हम बात कर रहे हैं बनु अब्बास के दौर में, ठीक है। बार बार हमें इधर इधर से साइड्स से सारे लिंक अपने जहन में दोहराने पड़ेंगे ताकि हमें समझ आए कि हम बात क्या कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं खिलाफत राशिदा का दौर गुजर चुका है। उसके बाद तकरीबन लगभग कोई आप कह लें 132 हिजरी तक जो है, यानी उसके तकरीबन 100-150 साल चले, ऑन द सेफ साइड हम कहते हैं कि बनु मैया की हुकूमत रही है। बनु मैया की हुकूमत खत्म हुई है, तो बनु अब्बास की हुकूमत है, जो कि बनु अब्बास की हुकूमत, ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये है बनु अब्बास की सल्तनत, बनु अब्बास जो है उनका मैप, ठीक है। ये आपको नजर आ रहे हैं ना, ये देखें, ये बिजेंटिन एम्पायर यहाँ पर लिखा भी हुआ है, ये वही एरिया है, ये मेडिटेरेनियन सी है, ठीक है। फॉर द रेफरेंस जो है वो आप इसको देखें तो आपको समझ आते जाएंगे एरियाज। तो ये जो बनु अब्बास की हुकूमत है, ये 500 साल तक रही है। ये वही टाइम है जब मुसलमानों ने स्पेन में भी फतह की तारिक बिन जियाद के थ्रू, और बरे सगीर की तरफ भी मोहम्मद बिन कासिम के थ्रू गए। अब जो है वो यहाँ पर पहले 100 साल तो बहुत जैसे आप कह लें कि एक इत्तफाक और इत्तेहाद वाली एक या एक जैसे एक मजबूत जो है वो खिलाफत तो नहीं कह सकते, क्योंकि खिलाफत तो ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन बहरहाल हम जो है फॉर डिस्क्रिप्टिव पर्पसेस जो है वो खिलाफत का वर्ड यूज़ कर रहे हैं। तो जैसे यानी खिलाफत अब्बासिया जो है वो पहले 100 साल यूनाइटेड थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये होता गया कि स्टेट्स विद इन स्टेट्स बनती गई, ठीक है। मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो लोगों ने अपनी अपनी, जैसे किसी ने कबीले की बिना पर, किसी ने अपनी कौमियत की बिना पर, इस तरह से जो है वो स्टेट्स विद इन स्टेट्स बनानी शुरू कर दी। तो जो अगले 400 साल थे, वो वाले बनु अब्बास की हुकूमत के जो हैं वो इतने कुछ यूनाइटेड नहीं थे, मुख्तलिफ टेरिटरीज बन चुकी हुई थी। यहाँ पर जो है वो आप देख सकते हैं, जैसे ये मिस्र आपको नजर आ रहा है नीचे, यहाँ पर फातमीद की हुकूमत थी। ये जैसे मैंने अभी रेड से अंडरलाइन किया है, फातमीद जो है ये राफिदी या इस्माइली शिया कहलाते हैं, ठीक है, जिनसे शिया के अपने सेक्ट भी उनको खारिजुल इस्लाम करार देते हैं। एनीवेज, जैसे ये हो गया, ठीक है। फिर आप इधर आते हैं तो ये देखें, ये सल्जूक हैं, सल्जूक तुर्क हैं जो यहाँ पर कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर आपको ये वाली जो बाउंड्री नजर आ रही है ना, डार्क ग्रीन, ये वाली, ये बाउंड्री है जहाँ पर एक्चुअल बनु अब्बास की हुकूमत रह गई हुई थी, यानी अब्बासी जो कैलिफेट थी वो यहाँ रह गई थी। बाकी ये जो लाइट ग्रीन एरियाज हैं, ये सारे के सारे इनकी डायनेस्टीज तो इनकी अपनी अपनी थी, जैसे ये सल्जूक्स हैं, फिर यमन वालों की यहाँ पर अपनी हुकूमत है। फिर ये आप देख लें, इधर आप आ जाते हैं मजीद, ये आप अगर चले जाते हैं थोड़ा सा, ये खुरासान का इलाका उस वक्त कहलाता था, या बरे सगीर का। तो ये जो है वो आप देख लें, यहाँ पर सफारीद की, गजनवीद की हुकूमत रही है, बुयूद की हुकूमत रही है, यानी मुख्तलिफ जो है वो डिनेस्टीज बन गई हुई थी, जो एक दूसरे से बरसरे पेकार होना शुरू हो गई थी।
वैसे तो ये जो है वो ये जो सेंट्रल हुकूमत है बनु अब्बास की, इसको रिकॉग्नाइज करते थे, इनकी बैत की हुई थी, लेकिन ये था कि जैसे अपने अपने तौर पर जो है वो हर कोई अपने मुफाद को फॉलो करना शुरू हो गया था। तो वो जो एक यूनिटी जो थी मुसलमानों की, वो बहरहाल ख़त्म हो चुकी थी, या ख़त्म होने के ही आसार थे उसके अंदर। अब उसमें सबसे बड़ा जो एक टकराव आता है वो ये है कि ये जो इजिप्ट का इलाका आप देख रहे हैं, ये इलाका जो है मैंने आपको बताया, यहाँ पे फातमीद की हुकूमत यानी जो राफदी शिया थे, और ये जो बाकी है ये सारा जहाँ पर ये खासतौर पे सल्जूक तुर्क है, ये वाला जो एरिया है, ये जो शाम का, दमिश्क का और पैलेस्टाइन का ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर बेसिकली आप कह लें कि सुन्नी मेजोरिटी जो है वो रूल कर रही थी। तो अब आपको पता है, आपने हमेशा डिवाइड एंड रूल, प्लॉट एंड प्लान को अपने जहन में याद रखना है, ठीक है। तो ये बड़ा एक अच्छा मौका था जो है वो हिजबुल शैतान के लिए, कि वो इन बेसिस के ऊपर मुसलमानों को डिवाइड, ज़्यादा मजीद डिवाइड करके, और वो इनको जो है वो इनसे जो है वो मतलब अपना फ़ायदा उठा सके, इनके ऊपर रूल कर सके। अब हुआ ये कि तकरीबन 1070 ईस्वी में जो ये सल्जूकी स्टेट है, जो सल्जूक तुर्क सल्जूक थे, इन्होंने फातमीद से शाम का एरिया भी छीन लिया। यानी ये पहले फातमीद जो हैं यहाँ तक रूल कर रहे थे, सीरिया तक, इनसे शाम छीन के और इनको सिर्फ और सिर्फ मिस्र तक जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया, जो कि बाद में फिर जो है वो सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौर में ये भी इनसे छीन लिया गया था। तो जो सीरिया जो शाम का इलाका है ना, क्योंकि ये जो है ये बेसिकली जो है वो शिया मेजोरिटी स्टेट थी, तो ये जब इनसे छीनी गई तो ये बहुत ज़्यादा इनके अंदर गमो गुस्सा हो गया। तो इनका जो उस वक्त का दी देन गवर्नर था या जो वजीर था, अफजल बिन बदरुल जमाली, उसने ये किया कि जो इस वक्त जो बैठी हुई थी बिजेंटिन एम्पायर, और यहाँ पर जो रोमन एम्पायर थी, रोमन एम्पायर, उससे जो है वो उनको उनको जो है वो तोहफे तहाइफ देकर और उन्हें अपने साथ मिलाया बाकायदा, ताकि जो है वो उन्हें इस बात पर राजी किया जाए कि वो यहाँ पर हमला करें। क्योंकि अगर वो यहाँ पर हमला करेंगे तो जाहिर सी बात है, इस तरह से क्या होगा, तुर्क जो सल्जूकी हैं उनकी हुकूमत खत्म हो जाएगी, और जो फातमीद हैं उनकी हुकूमत जो है वो दोबारा कायम हो जाएगी। तो इस तरह मुसलमानों का ये जो आपस में ही डिवीजन थी ना उनकी, उसने जो है वो बहुत उस वक्त जो है वो हुकूमत को कमज़ोर किया हुआ था। अच्छा, फिर ये था कि यही जो सल्जूक थे, इन्होंने एक तरफ से यानी यहाँ शाम से तो इन्होंने निकाल दिया फातमीद को, और यहाँ से इन्होंने क्या किया कि ये जो बिजेंटीन एम्पायर है, इस पर भी हमला किया। तो उसका भी एक अच्छा खासा, यानी जो एनातोलिया आप देख रहे हैं, ये इस वक्त टर्की का जो है वो, इसमें इसका कुछ हिस्सा जो है वो अनकारा है कुछ, यानी उस वक्त इसका नाम जो है वो एनातोलिया था और कंस्टेंटिनोपल था। अब जो है वो जैसे हम इस्तांबुल कहते हैं, कुस्तुनतुनिया भी कहते हैं आप इन्हें, और अनकारा, या और जो अब जदीद नाम है वो थोड़े फ़र्क हो जाते हैं उससे, जो हम उस वक्त की बात करते हैं उनसे। तो बहरहाल ये बिजेंटीन एम्पायर पर भी जब उन्होंने जो कि उस वक्त तुर्की और यूरोप के मशरकी हिस्सों पर रूल कर रही थी, तो वहाँ के बादशाह को शिकस्त दी और काफ़ी सारा जो हिस्सा था उस पर कब्जा किया। तो जो वहाँ का बादशाह था उसने भी, यानी एक तरफ से फातमीद ने और दूसरी तरफ से जो बिजेंटीन एम्पायर का बादशाह था उसने भी रोमन एम्पायर को यहाँ से मदद के लिए दरखास्तें भेजी। ठीक है, और ये याद रखिएगा कि ये इधर इस साइड पर यानी ऑन द वेस्ट जो है ये स्पेन में मुसलमानों ही की हुकूमत है। ठीक है, ये स्पेन और ये मोरक्को और अल्जीरिया ये मुसलमानों ही के इलाके हैं। तो अब ये एक तो ये कि उनके रोमन एम्पायर ने या वहाँ बैठे जायनिस्ट ने या वहाँ बैठी हिजबुल शैतान ने सूरत हाल का अंदाज़ा लगाया कि अब कोई बड़ा ज़बरदस्त मौका है, क्योंकि एक तो बिजेंटीन हुकूमत कमज़ोर पड़ गई है, सल्जूकों ने उन पर भी हमला किया है, दूसरी तरफ से फातमीद जो हैं वो उनको भी निकाला जा चुका है शाम से, और उनमें भी गमो गुस्सा है। और अगर अब हम हमला करते हैं यहाँ पर, यानी अगर हम अब मिडल ईस्ट की तरफ आते हैं, बैतुल मुकद्दस की तरफ आते हैं, यरूशलेम की तरफ आते हैं, तो अब हमारे पास ये जो इलाके हैं ये लेना कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मुसलमान ऑलरेडी आपस में डिवाइडेड हैं। फिर फिर जो और फैक्टर काम कर रहा था वो ये था कि जो रोमन एम्पायर की अपनी हुकूमत का अंदाज था वो भी था सरमायादाराना, कैपिटलिस्टिक। जैसे कि हम देखते हैं कि आज है मुख्तलिफ इसमें, जैसे हम देखें अगर आप एक पाकिस्तान की किसी गरीब कौम को जो है वो आप जाकर कोई रेवोल्यूशन दें और साथ आप उनको हथियार दें और पैसा दें, तो वो कोई एक सेकंड भी नहीं लगाएगी हुक्मरान के खिलाफ खड़े होने में, क्योंकि सरमायादाराना निज़ाम जो है, ये जो कैपिटलिस्टिक सिस्टम है, ये इतना ज़्यादा क्लास डिफरेंस क्रिएट करता है, ये इसकी बाय प्रोडक्ट है, इसका एंड रिजल्ट यही होता है कि ये क्लास डिफरेंस क्रिएट करता है कि लोगों में बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है। तो इसी तरह जब वहाँ पर फ्रस्ट्रेशन थी, तो जो सरमायादार थे अब वो आपस में एक दूसरे से लड़ना शुरू हो गए थे। अब अगर ये सरमायादार ही आपस में एक दूसरे से लड़ते, तो वो जो एक सिविल अनरेस्ट, जो एक क्योस
स्टेट के अंदर क्रिएट होता, वो उस वक्त की जो पापायत थी, जो कि बादशाहत को भी कंट्रोल कर रही थी, चर्च को भी कंट्रोल कर रही थी और हर चीज़ को कंट्रोल कर रही थी, जिसके इख्तियारात लामहदूद थे, उनकी पापायत की का जो इक़्तिदार था उसके लिए वो ख़तरा बन जाते। लिहाज़ा उन्होंने ये इस तरह से कुछ प्लान किया है कि व्हाई नॉट जो है वो हम जाएँ और कोई दूसरे इलाके ऐसे उनको अपने कब्ज़े में करने की कोशिश करें कि वहाँ पर हमें मोर ज़्यादा ज़मीन मिल जाए, ठीक है? देयर विल बी मोर लैंड टू ग्रैब, तो ये जो सरमायादार यहाँ लड़ रहे हैं, इनमें से कुछ को वहाँ खपा दिया जाए। तो ये भी खुश, और जब इनकी आपस की लड़ाई से तवज्जो हटा के इन्हें एक दूसरे किसी फ़रीक के साथ लड़ाई पे लगा दिया जाएगा, तो फिर ये कि ये जो इनकी लड़ाई की वज़ह से हमारे इक़्तिदार को प्रॉब्लम हो सकती है ना, वो उसका भी सद्देबाब हो जाएगा। तो ये जो उधर सरमायादाराना निज़ाम की चपकलिश थी, उसको डाइवर्ट करने का एक एक ये रीज़न बना कि ये सलेबी जंगें जो हैं वो हिज़्ब शैतान ने कुछ इस तरह से ये प्लान किया। तो मुसलमान जो हैं वो ऑलरेडी ही उस वक़्त डिवाइडेड थे, उनमें से कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग वो अभी पावर थी नहीं जो इनको रेज़िस्ट करती। फिर ये कि जो यहाँ से यानी रोमन एम्पायर से जो ज़ायरीन जाया करते थे, ठीक है? देखिए, एक तो ये बात है कि जैसे हमारे मुक़द्दस मकामात हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ही हुक्मरानी में हैं। जैसे अगर हम हज और उम्रे के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर एक मुसलमान हुकूमत का क़याम है। तो लेकिन उनके लिए क्या था कि हुक्मरानी मुसलमानों की है बैतुल मुक़द्दस या यरूशलेम पर, लेकिन वो खुद हैं यूरोप में, और यूरोप से उनको जो अपना हज करना है, जो भी अपनी ज़ियारत करनी है, उसके लिए उनको वहाँ से बैतुल मुक़द्दस या यरूशलेम या पैलेस्टाइन जाना पड़ता था, और उनका यूरोप में जो है वो ऐसा उनके लिए कोई ऐसा उनका मुक़द्दस मुकाम नहीं था। तो अब उसके लिए जो है वो जब सेल्जुकों ने जो है वो यहाँ पर अपना कंट्रोल किया बैतुल मुक़द्दस पर, तो उन्होंने कुछ पाबंदियाँ लगाई कि जो ज़ायरीन आया करेंगे, अब जो यानी ईसाई ज़ायरीन आया करेंगे, उनके ऊपर कुछ उनकी नक़्लो-हमल पे और कुछ जो है वो उनकी ऐसे कि कुछ गद्दारी हो सकती है या कुछ प्लॉट एंड प्लान हमारे के खिलाफ किया जा सकता है, उसको भांपते हुए उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई। जिसकी वजह से अब वहाँ का एक वो आम इंसान जो था, जो एक आम ईसाई था, जो यूरोप का, जो रोमन एम्पायर का, उसके अंदर बहुत गम और गुस्सा भर गया। यानी अब जो है वो कौन-कौन इकट्ठा हो गया, एक तो फातिमीद, दूसरा जो है वो बिज़ेंटीन एम्पायर का जो बादशाह था, जिसको शिकस्त हो रही थी सेल्जुकियों के हाथों, तीसरा जो रोमन एम्पायर के ईसाई थे, जो ज़ियारत के लिए जाते थे, उनमें भी गम और गुस्सा आना शुरू हो गया। तो और बाकी फिर हालात क्या थे कि मुसलमान जो है वो छोटी-छोटी डायनेस्टीज़ में बँटे हुए थे, और उनमें से कोई भी किसी के साथ मुख़लिस नहीं थी, हर कोई एक-दूसरे के खिलाफ प्लॉट एंड प्लान करता था। सबकी यही ख़्वाहिश होना शुरू हो गई कि किसी तरह ये जो रोमन एम्पायर है, हम इसे अपने साथ मिला लें। तो हर कोई ये कोशिश करता था कि हम अच्छे से अच्छे तोहफ़े-तोहाइफ़ इनको भेजें, ताकि जो है वो ये हमें अपने साथ मिलाएँ, ताकि जब ये यहाँ आएँ, हमला करें, हुकूमत कायम करें, तो हम इनके साथ उस हुकूमत का हिस्सा बन जाएँ। तो ये था वो सारा बैकग्राउंड, जिसकी वजह से जो है ये सलेबी जंगें, इनका पूरा एक बैकग्राउंड बना या बनाया गया, ठीक है? अल्लाहु आलम, अल्लाह ताला बेहतरीन जानते हैं, लेकिन बहरहाल रिसर्चर्स ये कहते हैं कि ये पूरा बैकग्राउंड डेवलप किया गया विद द पॉलिसी ऑफ द डिवाइड एंड रूल, और फिर ये कि जो कुछ हालात व वाक़यात होते हैं, हमेशा एक अक्लमंद, एक चालाक इंसान उनसे अपने मतलब अपना फ़ायदा वैसे भी डिराइव करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर भी जो है वो ये जो गम-ओ-गुस्सा था, इसको चैनल किया गया सलेबी जंगों में। तो जो उस वक़्त का दी देन पॉप था ना, अर्बन अर्बन सानी, पॉप अर्बन सानी, ठीक है? पॉप अर्बन 2, वो जो था उसने एक स्लेब के नाम पर जो है वो मीटिंग्स की, उनके चर्चेज़ में स्लेब के नाम पर, ठीक है? इसीलिए इसे जो है वो कहा जाता है क्रूसेड। ये जो जंगें हैं, ये स्लेब के झंडे तले हुई हैं। इसीलिए इन्हें क्रूसेड्स कहा जाता है, और जो इनमें हिस्सा लेने वाले हैं, उन्हें क्रूसेडर्स कहा जाता है। तो उन्होंने जो है वो एक बहुत ही पुरअसर मुहिम चलाई पूरे यूरोप में, ठीक है? पूरे मग़रबी यूरोप में, कि ये जो मुसलमान हैं, ये तुम लोगों के मुक़द्दस मकामात पर काबिज़ हैं, और फिर ये कि ये तुम लोगों को वहाँ पर ज़ियारत भी नहीं करने देते फ्रीली, और इसके अलावा जो और भी कुछ कहानियाँ बनाकर अपने से, और ये कि ये तुम लोगों की गैरत के मनाफ़ी है कि तुम लोग ज़िंदा बैठे रहो और तुम लोगों के मकामात मुक़द्दसा पर जो है वो मुसलमान काबिज़ रहे। तो इस तरह से ये उनके जज़्बात को भारा गया, और ना सिर्फ़ आर्मी, बल्कि आम बंदा भी जो है वो यूरोप से रिक्रूट किया गया। अब ये था कि दरमियान में फिर वो जो चोर, लुटेरे और डाकू जो वैसे तो अपनी हुकूमत के हाथों पिस रहे थे, तो उन्होंने यही सोचा कि चलो, वो जिसे कहते हैं ना कि हर मौके से फिर हर बहती गंगा में हर कोई हाथ धोता है। तो इवन वो उनकी आर्मी में जो है वो इस तरह के भी सब शामिल हो गए। तो क्योंकि उनके मद्देनज़र ये था कि भई हम जहाँ जाएँगे, जिस इलाके में जाएँगे, लूट-मार करेंगे और वहाँ से जो भी हमें सामान हाथ लगेगा तो वो हमारा।
तो इस हिसाब से जो है वो एक बहुत कैंपेन जो चलाई गई, तो उससे जो है वो तमाम लोगों को ये कहा गया कि जो भी इस जंग में हिस्सा लेगा ईसाई, वो उसके तमाम गुनाह माफ हो जाएंगे और जो है वो उसको सीधा जन्नत का टिकट दिया जाएगा। तो ये बहरहाल जो पॉप अर्बन सानी ने एक बड़ी कामयाब किस्म की जो ब्रेन वॉशिंग की या माइंड प्रोग्रामिंग की, उसके नतीजे में जो है वो यूरोप से आम बंदा और जो सारी उनकी फौज थी, ये तकरीबन मिल के कोई 13 लाख की नफरी बनी। तो ये सब जो है ये रवाना हुए। ये रवाना हुए किस तरफ रवाना हुए, ये जो हम एरिया देख रहे हैं आपके सामने, ये है, यही जो मुसलमानों के अंडर आता है। लेकिन इनका जो पहला टारगेट था, इनका टारगेट, चले मैं ये आपके लिए पिछला वाला हटा देती हूँ ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए। तो इनके लिए अब टारगेट जो एरिया था वो है ये पैलेस्टाइन, सीरिया, ठीक है, दमिश्क और मिस्र, ठीक है, ये और ये हिजाज, ये इलाके जो हैं ये बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। ये मैंने आपको बार बार बताया है। अच्छा, ये सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि ये मकामात मुकद्दसा हैं, बल्कि मैंने आपको बताया है क्योंकि एक बहुत लंबा अरसा ज़मीन पर ये सुपर पावर रही हैं। इस जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ज़माने खिलाफत में मुसलमानों ने कैसर किसरा को शिकस्त दी है, तो वो कैसर किसरा भी उससे पहले 1000 साल पहले तक से वो इस पर रूल करते आए इसी जगहों पर। यही मुल्क शाम वल फारिस का भी ऑलमोस्ट नक्शा बनता है, जो इंशाल्लाह मैं आपको बाद में दोबारा भी दिखाऊंगी। ये जो है ये इलाके वैसे भी बहुत ज़्यादा जो है वो आप कह लें कि जिन्हें अमीर समझा जाता था। ठीक है, हमने तो ये अभी जुमा जुमा 8 दिन की इमारत देखी है ना इन इलाकों की, अमेरिका की और यूरोप की, तो हमारी आंखें खीरा होती हैं। एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा जो है वो, जिसे आप कहते हैं सिविलाइजेशंस के हिसाब से भी, क्योंकि इसको इन इलाकों पर अंबिया आते रहे, फिर हर तरह जैसे तीनों ब्राह्मिक रिलीजन इन पर गवर्न करते रहे, तो ये इसी हिसाब से भी। और फिर ये कि अल्लाह ताला ने यहाँ पर जो एक मादनियात के ज़खायर थे और वैसे जो ज़मीन के ख़जाने थे, उनकी भी यहाँ पर बहुत बड़ी जो है वो नेमत जो है वो रखी। और फिर ये कि यहाँ पर यही वो सारा एरिया है जो इस वक्त आप कह लें कि एक सेंट्रल पॉइंट है इस वक्त जो सारे जियो पोलिटिकल सिस्टम का। ये एक मिडल ईस्ट ही तो है जहाँ पर इस वक्त जो है वो सारा एक जोर लगाया जा रहा है कि किस तरह जो है वो यहाँ पर जो है वो हम और ग्रेटर इसराइल के क़याम को जो है वो मजीद यकीनी बनाएं। तो अब यहाँ पर ये इनका टारगेट था कि इस एरिया की तरफ ये पेशकदमी करते। तो ये कोई 13 लाख की फौज थी जो इन्होंने जो है वो रास्ते में खुद आपस में भी कुछ वो आपस में भी लड़ते भड़ते आए, और फिर जो है वो कुछ जैसे सफ़र में और मौसम की वजह से और बीमारी की वजह से वबा भी फूट पड़ती है। तो बहरहाल होते होते कहा जाता है कि हाफ ऑफ द आर्मी was able to reach the मिडिल ईस्ट लैंड सक्सेसफुली। अच्छा, फिर इनकी जो टैक्टिक्स थी, क्योंकि ये ऑलरेडी दे न्यू के मुस्लिम्स दे आर ऑलरेडी डिवाइडेड, तो इन्होंने जो है ना वो खवातीन का और स्पाई सिस्टम का इस्तेमाल किया। ठीक है, ये फैक्टर समझ लीजिए कि ये जो हिजबुल शैतान की तरफ से इस डिवाइड एंड रूल को मजीद इफेक्टिव बनाने के लिए होता ये था कि बाकायदा लड़कियां ट्रेन की जाती थी। ठीक है, यानी ईसाई लड़कियां ट्रेन की जाती थी और उन्हें इस तरह से लॉन्च किया जाता था इन मुस्लिम स्टेट्स में जैसे कि वो मुसलमान हों। ठीक है, जाहिर सी बात, वो कभी किसी बादशाह की कोई बहन बन के आती है, कभी कभी कुछ है, कभी कुछ है, तो वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाई जाती थी इनकी महफिलों में। ठीक है, मैंने आपको जैसे बताया है कि बनु अब्बास का सिर्फ पहले 100 साल का दौर ही था जिसमें फिर भी कोई खुदा का खौफ रखने वाला कोई खलीफा गुजर गया तो गुजर गया, वरना बाद के 400 साल वही जो इकबाल कहते हैं ना, आ तुझको बताऊं मैं तकदीर उमम क्या है, शमशीर व सना अव्वल, ताउस और रबाब आखिर। तो ये ताउस और रबाब के दौर थे ना, तो इसमें जो है वो लड़कियां इंट्रोड्यूस करवाते थे ताकि जो है वो मुख्तलिफ जो मुस्लिम हुक्मरान हैं या वो मुस्लिम फिगर्स हैं जो इन्फ्लुएंशियल हैं, चाहे वो फौज की हैं, चाहे वो गवर्नमेंट का हिस्सा हैं, जो बहुत इन्फ्लुएंशियल हैं और जिनको खरीद कर या जिनको अपना बनाकर ये वहाँ अपने मकासद हासिल कर सकते हैं, उन्हें ये लड़कियां इंट्रोड्यूस करवाई जाती थी जो मुसलमान बन के आती थी और इनके साथ शादियां करती थी। और फिर वो इनके अंदर के राज जो है, ये स्पाई सिस्टम जो है वो बड़ा मुनज़्ज़म तरीके से काम करता था। और ऑलरेडी ही ये जो डिवाइडेड मुस्लिम रियासत थी, अगर इसमें किसी कोई हुक्मरान या किसी एरिया का जो है वो कोई जो है वो फौज का कोई कमांडर कोई प्लान करता ही था हमला, तो उसकी खबर पहले ही लीक हो जाती थी। तो ये जो वुमेन के थ्रू एक स्पाई सिस्टम जो बड़ा इफेक्टिव तरीके से काम में लाया गया है ना, ये जो है वो आप कह सकते हैं कि सलेबी जंगों में जो है वो उसकी बड़ी पीक देखने को मिलती है। तो उसकी वजह से जो है वो उन्हें कोई खास रेजिस्टेंस का सामना करना नहीं पड़ा।
तो जो पहली सलेबी जंग हुई उसमें जब ये जो मैंने आपको बताया, तो क्योंकि उन्होंने हालात देखे ना, और वैसे भी उस वक्त का फिर वो जो सल्जूकी थे जो कि फतुहात कर रहे थे, जिन्होंने फातिमीद को भी निकाला और जिन्होंने बिजेंटीन अंपायर के बादशाह को भी शिकस्त दी, तो उस वक्त का जो सल्जूकी सुल्तान था वो भी, और उसका जो भाई था वो एक्चुअली उस वक्त उनका इंतकाल हो गया। तो अब ये इनके पास एक बड़ा गोल्डन चांस था रोमन एम्पायर के पास कि वो सलेबी जंग के नाम पर, वो मजहब के नाम पर जो है वो ये जंग करे और यहाँ पर पेशकदमी करे, क्योंकि अब उनके लिए वहां पर रेजिस्टेंस शो करने के लिए कोई भी ऐसा जो है वो स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट नहीं था। तो जब वो आए हैं पहली सलेबी जंग में, अब हम यहाँ चलते हैं पहली सलेबी जंग की तरफ। ये तकरीबन रही है 1096 से 1099 तक, 1096 से 1099 तक, 3 साल तक रही है। और इसमें कोई खास जंग नहीं उनको करनी पड़ी, वो आए हैं तो उन्होंने ये सारा इलाका लिया और इसको इसको 4 स्टेट्स उन्होंने अपनी बना ली। इसे क्रूसेडर स्टेट्स कहा जाता है, जिसका मैप मैंने आपके सामने अब रखा है। तो ये जो है ना, ये इन्होंने यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ना कि किंगडम ऑफ जेरूशलम, ठीक है, 4 थे। एक है ये काउंटी ऑफ एडिसा, फिर ये प्रिंसिपियलिटी ऑफ एंटोश, कंट्री ऑफ ट्राइपोली, और किंगडम ऑफ जेरूशलम जो है ये बनी है 1099 में। ये मैंने साइट पर लिखी, यानी जैसे ही पहली जो सलेबी जंग का दौर खत्म होता है तो साथ ही जो है ये इनकी पूरी 4 स्टेट्स वाला जो मैप है ये पूरा हो जाता है, इनका कंप्लीट हो जाता है इनके ये। अब उससे जब हम आगे चलते हैं तो ये उसके बाद जो है ये तकरीबन 47 साल तक, अगले 47 साल तक, यानी क्योंकि जो दूसरी क्रूसेड हुई हैं वो 1147 से 1150 तक, वो भी 3 साल तक रही हैं। तो ये तकरीबन ये इस तमाम टाइम में इन्होंने, आप देख रहे हैं कि अभी भी ये नीचे मिस्र का जो इलाका है फातमी कैलिफेट वाला, फिर ये आप देख लें कि ये सारा अभी दमिश्क, फिर ये एलिपो, एलिपो कहाँ का है, हल्ब। कुछ याद है आप लोगों को अब से 6-8 साल पहले क्या हुआ था हल्ब में और गौता में? किसी को याद हो ना तो वो सर चैट में लिख दे, फिर उसको एंड पे बात करते हैं। तो ये हल्ब शाम, ठीक है, ये इलाके सारे के सारे दे आर ऑफ दे आर ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस, मोस्ट इम्पोर्टेंट एरियाज हैं, ये याद रखिएगा, तब भी और अब भी, ठीक है, और आगे भी। हमारी जो मलहमतुल कुबरा शुरू होनी है वो भी शाम के इलाके से शुरू होनी है, इसीलिए ये बहुत ही अहमियत क्या मिली। इनके मैप आप अपने जहन में जो है वो जिसे कहते हैं घोल के पी लें। तो ये जो ये सारी थी ये स्टेट्स, ये अभी भी जैसे, यानी ये वाला जो इलाका है ना, ये अभी भी इधर ये मुसलमान ही हैं, ठीक है। तो ये अभी उन्होंने अपनी बहरहाल जो 4 स्टेट्स बनाई उसको उन्होंने इस्टेब्लिश किया, और उन्होंने ये कोशिश की कि वो और मजीद जो है वो साइट्स पर और एक्सपेंड करना शुरू करें, यानी मजीद ये जो शाम का और इराक का, दमिश्क का, ये सारा जो इलाका है वो इसके में भी पेनिट्रेट करना शुरू करें। लेकिन जो है वो हमारे पास जो हमादुद्दीन जंगी और फिर उनके बेटे जो नूरुद्दीन जंगी हैं, उन्होंने इनकी एडवांसमेंट को रोका, ठीक है। और उन्होंने इनके एडवांसमेंट को जब रोका तो उन्होंने जो इनकी एक स्टेट थी ना, ये जो स्टेट ऑफ, ये जो काउंटी ऑफ एडिसा आपको नजर आ रही है ये वाली, ये इनसे छीन भी ली, ठीक है। तो ये इन्होंने जब इनसे छीनी तो हिमादुद्दीन जंगी जो है वो उनका इस दौरान में इंतकाल हो गया, ठीक है। ये कहाँ से ऑपरेट कर रहे थे? एलिप्पो से, शाम से, ठीक है, शाम के हुक्मरान थे, यहाँ से ऑपरेट कर रहे थे। तो हमादुद्दीन जंगी का फिर इंतकाल हुआ तो उनके 3 बेटे थे, तो उन्होंने शाम को 3 में डिवाइड करके वो 3 बेटों को दिया, और उनमें से जो है वो एक नूरुद्दीन जंगी थे, ठीक है। तो जो नूरुद्दीन जंगी थे ना, उन्होंने फिर लेटर ऑन जहाँ वो शाम से आ गए दमिश्क, ठीक है, यहाँ दमिश्क यानी इराक। तो उन्होंने जो है वो डेमस्कस को अपना जो है वो बाद में दारुल खिलाफा बनाया और वहां से जो है वो फिर मामलात को हैंडल किया। नूरुद्दीन जंगी क्योंकि अब जेरूशलम या बैतुल मुकद्दस मुसलमानों के हाथों से निकले तकरीबन 47 या 50 साल यानी सदी हो चुकी थी, तो उनका ये ख्वाब था कि वो बैतुल मुकद्दस को जो है वो ईसाई कब्जे से आज़ाद करवाएं। लेकिन ये कि ये ख्वाब उनका पूरा नहीं हो सका, और उनकी भी ज़िंदगी जो है वो अल्लाह ताला के हुक्म से उनसे ज़िंदगी ले ली गई। तो ये जो फिर उनका मिशन था आगे, वो सलाहुद्दीन अय्यूबी लेकर चले। बहरहाल हुआ ये कि जब काउंटी ऑफ एडिसा जो है वो इनके हाथ से गई, नूरुद्दीन जंगी ने जब ये इस पर फतह पा ली और उन्होंने और इलाकों की तरफ भी जब पेशकदमी करनी शुरू की, तो अब ये वो वक्त था जब दोबारा से जो है वो पॉप, जो उस वक्त का दी देन पॉप था, उसने दोबारा से जो है वो सलेबी जंग का ऐलान किया, और उसने ये कहा कि हमारे इलाकों पर दोबारा मुसलमान काबिज होना शुरू हो गए हैं, अगर अब हम इन्हें रिजिस्ट नहीं करेंगे तो दोबारा ये हमें इस सारे जो हमने अपनी 4 काउंटीज बनाई हैं, जो 4 स्टेट्स बनाई हैं, यहाँ से हमें निकाल देंगे और बैतुल मुकद्दस को भी हमारे हाथ से ले लेंगे। सो इट इज़ द टाइम फॉर द नेक्स्ट क्रूसेड।
अच्छा, मैंने शायद आपको मेंशन नहीं किया, 200 साल के अरसे में तकरीबन 8 क्रूसेड हुई हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब ये जो दूसरी क्रूसेड थी जो कि फिर 3 साल रही, इसमें ये हुआ कि ये काउंटी ऑफ एडिसा तो उनके हाथ से गई, लेकिन यहाँ से उन्होंने कोशिश की कि हम जो है ना ये दमिश्क जो है ना ये आई हैं फौजें फिर फ्रांस और जर्मनी से। उस वक्त का जो फ्रांस और जर्मनी के बादशाह थे उन्होंने फौजें भेजी हैं, और उन्होंने जो आकर जो है वो इन्होंने कोशिश की कि हम यहाँ पर इनसे ये दमिश्क का एरिया लेना करें, क्योंकि यहीं पर से जो है वो नूरुद्दीन जंगी ऑपरेट कर रहे थे। तो उनका इरादा था कि हम दमिश्क से होते हुए फिर इनसे शाम छीन लें मुसलमानों से। तो लेकिन हुआ ये कि उन्हें दमिश्क के महाज पर नाकामी हुई और फिर वो वापस चले गए। तो यानी जो दूसरी सलेबी जंग है उसमें काउंटी ऑफ एडिसा उनके हाथ से चला गया, और वो और भी कोई इलाका नहीं ले सके, और उनकी फौजों को पसपा होके वापस जाना पड़ा। लेकिन इसी में जो है वो एक और काम हुआ 1148 में, क्योंकि 1147 से 1150 तक, ये देखिए इधर मैंने आपको पीछे दिखाया था, ये स्पेन के, ये आपने याद रखना है कि स्पेन जो है यहाँ पर मुसलमानों की हुकूमत है, ठीक है। ये देखिए ये स्पेन जो हम पीछे नक्शों में देख कर आए हैं। तो हुआ ये, यानी यहाँ से जब निकले क्रूसेडर्स, तो वो मशरिकी तरफ भी गए, टुवर्ड्स ईस्ट भी गए, ठीक है, जो उनका मेन महाज था। तो यहाँ से फिर वो उन्होंने जब इनको ईस्ट के महाज पे उस वक्त जब शिकस्त हुई है, डमेस्कस से इनको वापस आना पड़ा, तो इन्होंने सोचा कि अब क्यों ना हम स्पेन में बैठे जो मुस्लिम हुकूमत है उसी को दो दो हाथ कर लें। तो ये जो है वो फिर ये हुआ कि 1148 में आप देख रहे हैं यहाँ पर सकूते स्पेन हुआ है, फॉल ऑफ स्पेन, ठीक है। जब ये गरनाता की और ये जितनी भी बड़ी बड़ी जो है ये यूनिवर्सिटीज़ थी स्पेन में मुसलमानों की, और भी यूरोप के हिस्सों में, वो सारी जला दी गई। और वो बुक्स जो है वो कहा जाता है कि ये जो भी जायनिस्ट हैं ये बहरहाल तो क्रूसेडर्स के रूप में थे, नाइट टेम्पलार्स ने भी उसके अंदर हिस्सा लिया, प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी ने भी उसके अंदर हिस्सा लिया। तो ये सब बहरहाल वो इन्हीं के कंपोनेंट है, नाम बदल बदल कर आ जाते हैं। तो ये इन्होंने जो बाकी मादा किताबें थी वो मुसलमानों की वो अपने कब्जे में ले ली। और वो कहा जाता है कि मलका बरतानिया की जो है वो कहा जाता है, ठीक है, दिस इज समथिंग विच इज सेड, मैं ये नहीं कह रही कि आप इसके ऊपर बिलीव करें, लेकिन ये कहा जाता है अलबत्ता कि वो मलका बरतानिया की खुफिया लेबॉर्ट्रीज में ले जाई गई हैं। और उसी के बाद से जब आप ये देखते हैं कि अब वो जितना भी जो मुसलमान साइंटिस्ट का काम था वो अब उनके नामों की तरफ हमें मंसूब नहीं मिलता, इल्ला ये कि आप हिस्ट्री की बुक्स वैसे उठाकर पढ़ें तो आपको शायद फिर पता चले। लेकिन जो हिस्ट्री स्कूलों में पढ़ाई जाती है पूरी दुनिया के स्कूलों में, उनमें अब कहीं पर भी नहीं ये लिखा होता। हमें भी कभी भी ये नहीं बताया गया था कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है वो एक्चुअली आइंस्टाइन की दरियाफ्त करदा नहीं है। उनसे बहुत पहले जो है वो मुस्लिम साइंटिस्ट जो है वो इसके ऊपर काम कर रहे थे। लेकिन ये कि आप अब आप आज के बच्चे से पूछें या आप खुद अपने आप से पूछें तो हमें तो यही पता है कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है वो, इवन जो थॉमस एडिसन है उसने बल्ब नहीं बनाया था, ये भी मुसलमान साइंटिस्ट पहले काम कर चुके हुए थे। तो ऑलमोस्ट सारी इजादात के ऊपर अपने नामों के ठप्पे लगाकर इन यूरोपियन साइंसदानों ने जो है वो उसकी बिना पर, उसी की बुनियाद पर जो काम मुसलमान साइंसदान कर चुका था उसकी बुनियाद पर इन्होंने अपना काम आगे बढ़ाया है। और ये पिक्चर मैंने किसी और प्रेजेंटेशन में दिखाई थी कि जो मैरी क्यूरी है, मैरी क्यूरी जिसने रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स दरियाफ्त किए थे, आपने पीरियोडिक टेबल याद होगा आपको, वैसे नहीं याद होगा तो एज अ नाइट मेयर जरूर याद होगा। जिन्होंने भी एफएससी साइंस में की है, साइंस सब्जेक्ट्स में, उनको उनके लिए तो बहुत बड़ा नाइटमेयर होता है ना पीरियोडिक टेबल याद करना। तो उसमें आपको पता होगा रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो दरियाफ्त करने वाली खातून हैं मादाम मैरी क्यूरी, उनका ये कहना है, और उनके शौहर भी थे पीरी क्यूरी उनका नाम था प्रोबेबली, ये दोनों मियाँ बीवी रेडियो एक्टिव एलिमेंट के ऊपर काम करते थे। और रेडियो एक्टिविटी भी जो है वो मुस्लिम साइंटिस्ट ऑलरेडी दरियाफ्त कर चुके हुए थे, विच ही एक्चुअली एडमिटेड। उन्होंने ये कहा कि हमें मुस्लिम स्पेन से सिर्फ पता नहीं कितनी किताबें मिली हैं, प्रोबेबली 400 और समथिंग थी या कोई नंबर था। तो इतनी बुक्स हमें सिर्फ हम बचा पाए हैं। तो हम आज इस काबिल हुए हैं कि हम ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स दरियाफ्त कर पाते। अगर वो सारे का सारा इल्म हमारे पास पहुंच सकता जो जिस पर मुस्लिम यानी जहां तक मुसलमान साइंसदान पहुंच चुके हुए थे, तो हम ऑलरेडी स्पेस में ट्रेवल कर रहे होते। तो ये जो है वो यही स्टेटमेंट काफ़ी है ये बताने के लिए कि क्या हुआ। बहरहाल सकूत स्पेन का बहुत जो है वो एक दर्दनाक हादसा हुआ। लेकिन अगर हम जो है वो मिडल ईस्ट के ग्राउंड की बात करते हैं तो इस तरफ जो है वो नूरुद्दीन जंगी की फ़ौजें जो हैं वो उनको सेकंड क्रूसेड में वापिस जाने पर मजबूर कर चुकी थी, और वो अपनी एक काउंटी खो चुके थे। 4 में से 3 एक स्टेट खो चुके थे, 3 अभी भी उन्हीं के पास थी। इसी दौरान में जो है वो सलाहुद्दीन अय्यूबी का किरदार आता है।
सलाहुद्दीन अय्यूबी जो है ये उस वक्त ये आप नीचे देख रहे हैं। अच्छा, थर्ड क्रूसेड जो है ये 1189 से 1192 तक। देखिए ये जो डेट्स हैं ना, ये आपको एक ही दफ़ा सुनने में याद नहीं होंगी। इनको काफ़ी ज़्यादा जो है वो, जैसे हम जब बार बार रिवाइज करते हैं ना, तो उसके बाद ही जो है वो हमारे जहनों में बैठती हैं ये चीज़ें। अच्छा, इस तरह हुआ और इस तरह हुआ। तो ये जो है वो आप फिलहाल इसको सिर्फ सुन लें और फिर इसको आप बाद में एब्जॉर्ब करने की कोशिश कीजिएगा। तो 1189 से 1192 तक जो है ये थर्ड क्रूसेड्स रही हैं। इसमें जो है ये कुर्द तुर्क थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी जो है ये कुर्द तुर्क थे। ठीक है, सल्जूकी तुर्क हम पढ़कर आए हैं ना, सल्जूकी तुर्क जिनका ऊपर ये डमास्कस अभी जो मैंने आपको दिखाया सारा उनका यहाँ पर। ठीक है, ये देखें, ये ग्रेट सल्जूक एम्पायर है, ये एमिरेट्स ऑफ डमास्कस है। तो इसी तरह ये तुर्क, जाहिर सी बात है, कौम है, एक नस्ल है, और उनके मुख्तलिफ शाखे और कबीले हैं, कबीले और उनकी शाखें हैं। तो उन्हीं में से जो कुर्द तुर्क हैं ये सलाहुद्दीन अय्यूबी हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी जो है वो उस वक्त यहाँ मिस्र में है। ये थोड़ा सा मैप पढ़ा कर लेते हैं। यहाँ पर वो मिस्र में है, और नूरुद्दीन जंगी जो है वो कहाँ है, वो दमस्कस में है। ठीक है, अब सलाहुद्दीन अय्यूबी भी जो हैं, जब ये इन्होंने होश संभाला और ये जब मुस्लिम आर्मी को उन्होंने ज्वाइन किया, तो इनका भी जाहिर सी बात है, जो भी हालात थे उस वक्त के या मुल्क के जो भी थे वो सबके सामने ही थे ना। तो ये इनका ख्वाब था जिंदगी का कि मैंने बैतुल मुकद्दस को ईसाइयों के कब्जे से आज़ाद करवाना है। तो ये बहुत ही ज़्यादा, आप जिन्हें कह लें, इंटेलिजेंट थे वॉर प्लानिंग में, बहुत इंटेलिजेंट थे। तो इन्होंने इन्होंने ये हिसाब लगाया कि दो बहुत बड़े फैक्टर हैं जो हमारी शिकस्त का बाइस बने। एक तो ये कि जाहिर सी बात है, जो अब क्रूसेडर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं नंबर में, और उनको हम ऐसे फेस टू फेस जाएं तो हमारे पास आर्मी उनके साथ कंपेटेबल नहीं है, कि हमारे पास आर्मी नंबर में बहुत कम है। इस फैक्टर को काउंटर करने के लिए उन्होंने जो है वो गोरीला या कमांडर, जो कमांडो टैक्टिक्स हैं उसका इस्तेमाल किया। ठीक है, वो क्या किया करती थी कि वो ये जो मुखालिफ की आर्मी है, वहां जाकर एक, यानी वो बिल्कुल सिर्फ चंद इंसान होते हैं गोरीला, जो है, जैसे हम अभी भी कहते हैं ना, हमारी आर्मी में जो गोरीला या कमांडो ट्रेनिंग होती है, वो दैट इज अ लेवल, दैट इज अनदर लेवल। ठीक है, एक तो हम आर्मी की बात कर रहे होते हैं, बट दैट इज अनदर लेवल ना, कि वो जिस तरह वो ऑपरेट करते हैं उनका तो बहुत ही एक डिफरेंट उनकी ट्रेनिंग है। तो इसी तरह इन्होंने जो गोरीला ट्रेनिंग थी, वो ये कि कुछ बंदे जाते थे और वो जाकर आर्मी के एक हिस्से में जाकर वो कुछ ऐसी कार्रवाई करके आते थे रात के अंधेरे में कि वहां पर क्योस फैल जाता था। और वो जबकि वो मसरूफ होते थे अभी कि वो अपने उस क्योस को समेटें, और वो जो भी मतलब अब जो उनकी हलाकतें हुई हैं उनको वहां से रिमूव करें और अपनी पोजीशंस को दोबारा से वो रिवाइव करें। इतनी देर में सुबह में मुसलमानों की आर्मी उनके ऊपर हमला कर देती थी। तो इस तरह करके जो इनकी प्लानिंग थी ना सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की, वो बहुत ज़्यादा एक जहानत पर मबनी थी। दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर था, वो इन्होंने भांपा कि ये जो मुसलमान एक दूसरे के गले काट रहे हैं, एक दूसरे के साथ गद्दारी करते हैं। दमिश्क का मुसलमान का जो बादशाह है वो अलग से सलेबियों के साथ रवाबित बढ़ा रहा है, और ये नीचे से जो मिस्र में फातमीद कैलीफेट है ये लहदा से बढ़ाती है, और इलाकों के जो है वो लहदा, और ये सब एक दूसरे के राज उधर जो है वो उनके सामने खोलते हैं, जिसकी वजह से जो है वो कोई मौसर कार्रवाई जो है वो होने से पहले ही नाकाम हो जाती है। तो उन्होंने फिर इसका ये हल निकाला कि ये जो स्पाई सिस्टम इन्होंने ईसाइयों ने जो बेस किया, इन्होंने उसका एक काउंटर स्पाई सिस्टम निकाला। तो इन्होंने कुछ अपने वफादार इस तरह के जिनके ऊपर ये एतमाद कर सकते थे, उनके ऊपर एक उन बंदों पे मुश्तमिल एक बड़ा ही इफेक्टिव किस्म का स्पाई सिस्टम रखा। तो इनका स्पाई सिस्टम जो है ना, उससे फिर वो कोई शिकस्त नहीं दे सका। उसे फिर वो ईसाइयों का भी स्पाई सिस्टम शिकस्त नहीं दे सका, क्योंकि जो इनके साथ थे वो बंदे बहुत ट्रस्टवर्दी थे, और वो उनकी ट्रेनिंग इतनी ज़बरदस्त हुई थी कि वो जो है ना, वो उन उन सबके पेश नज़र सिर्फ एक ही मकसद था, बैतुल मुकद्दस की आज़ादी। तो इस तरह से जो है ये इनको फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी को बहरहाल इनके ऊपर 4 कातलाना हमले भी करवाए गए, क्योंकि ये काबू नहीं आते थे ना उनके किसी भी तरह। इनका स्पाई सिस्टम तोड़ना अब उनके बस की बात नहीं रही थी मुखालिफिन के। तो जो हशीशैन की कोई जो का एक कोई ग्रुप था, बल्कि कहा जाता है ये एक सीक्रेट सोसाइटी के तौर पर भी ऑपरेट करता रहा है मिडल एजेस में, हशीशैन का ग्रुप। तो ये कोई हसन बिन सबाह जो है, जिसका ताल्लुक इस्माइली शिया फिरके से है, उसको मुनाफिकीन ने यूज़ किया। एक्चुअली वो खुद मुनाफिक था, तो वो आप कह लें हिज़्बुश शैतान का एलिमेंट था। उसको यूज़ करके जो है वो ये एक ग्रुप था, सीक्रेट सोसाइटी पर बेस करता था, ओकल्ट प्रैक्टिसेस होती थी और हशीश का नशा करते थे। और उस नशे में इन्हें ये बताया जाता था कि आपको
जो है वो आप फलां को कत्ल कर रहे हैं, तो फलां को कत्ल करके वो नशे की हालत में ही जो है वो उन्हें जो है ये दिखाया जाता था कि जी ये देखें आपको तो हूर भी मिल गई है और आपको जो भी इनाम मिलना था वो मिल गया है। एक्चुअली वो नशे में होते थे। और ये उसी वक्त की बात है जब शद्दाद ने भी अपनी जन्नत बनाई थी। तो कहा जाता है कि ये इनसे कत्ल करवाने के बाद इनको उसी जन्नत में लाया जाता था, ताकि इनको दिखाया जाता था देखो तुम जन्नत में पहुंच गए हो। एनीवेज, अब हम हिस्ट्री की जो हर बात है उसको हम 100% बिलीव भी नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन मैं आपको फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन वो बातें भी बताती हूँ जो एक आप कह लें उर्फ़ आम में होती हैं, ठीक है। वो कितनी ट्रूथ है कितनी नहीं है इसके बारे में मैं आप बिल्कुल वो नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस कोई चीज़ हमें कुरानिक लिंक से मिलती है या फिर सही हदीस से हमें वो बिल्कुल लिखी हुई मिल जाती है। बहरहाल उन पर कातिलाना हमले हुए। इसी दौरान दमिश्क में नूरुद्दीन जंगी का इंतकाल हो गया। अच्छा, सबसे पहले जो मैं आपसे बात कर रही थी कि उन्होंने फिर ये भांपा कि ये जो गद्दारी के एलिमेंट है ना इनको बड़े आनी हाथों से पहले निपटा जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मिस्र में ये जो फातमी कैलिफेट थी जब, तो यहाँ पर सूडान से जो सूडानी थे ना वो बहुत आकर गड़बड़ किया करते थे। उन्होंने सबसे पहला महाज तो यहाँ पर सूडानियों के खिलाफ खोला और यहाँ से सारा इसको मिस्र के इस एरिया को क्लियर किया। इसलिए आप देख रहे हैं फातमी कैलिफेट के नीचे लिखा हुआ अयूबीद डिनेस्टी, ठीक है। तो यानी 1171 के बाद ये फातमीद कैलिफेट अयूबीद यानी कि सलाहुद्दीन अयूबी की हुकूमत में चेंज हो गई थी। यानी आपको जो है वो आप मियर फौज के जनरल नहीं रहे बल्कि आपको गवर्नर बना दिया गया मिस्र का। मीनवाइल यहाँ पर दमस्कस में नूरुद्दीन जंगी जो है 1174 में उनका भी इंतकाल हो गया। तो 1174 में फिर ये मिस्र भी जो है वो सलाहुद्दीन अयूबी के ही जो है वो डायनेस्टी का हिस्सा बन गया। तो आपने फिर सबसे पहले यही किया कि अपनी आर्मी बिल्डअप की, अपना जो एंटी स्पाई सिस्टम था वो बहुत ज़बरदस्त बिल्ड किया और गोरिल्ला टेक्टिक के ऊपर बेस करके अपनी फौज का एक हिस्सा ट्रेन किया। जब ये सब काम हुए तो अब आपने सबसे पहले जो है वो मुसलमान बादशाहों के ऊपर एक्चुअली हमले किए। जैसे सबसे पहले उन्होंने मिस्र में सोडानियों की बगावत को कुचला और उसके बाद जो है वो यहाँ से होते हुए फिर गए वापस दमस्कस और यहाँ से फिर एलिपो, ये यहाँ पर एलिपो आ गया आपका, ये रहा, ठीक है, शाम। और यहीं से ही ये जो फलस्तीन का ये वाला इलाका है, ठीक है, ये सारी जो भी एरिया था, यहाँ के जितने भी मुसलमान उमरा और वुजरा जो के साजिशों में मुलव्वस थे, गद्दारी कर रहे थे, उन सब के ऊपर हमले किए और उनको ये मैसेज दिया कि जो मिशन लेकर मैं निकला हूं, अगर मेरे मिशन के रास्ते में कोई आएगा तो उसको खत्म कर दिया जाएगा। इसलिए बेहतर ये है कि अगर तुम लोग चाहते हो कि तुम लोगों की हुकूमतें भी कायम रहें तो इस गद्दारी से बाज रहना। और इवन उनमें से फिर भी अगर कोई जो है वो कोशिश करता था तो इनका स्पाई सिस्टम चूंकि बड़ा बड़ा स्ट्रॉन्ग था सलाहुद्दीन अयूबी का, आपको पता चल जाता था और फिर वो उस बादशाह को खत्म कर दिया जाता था। तो आपने जब ये सारा क्लियर कर लिया तो उसके बाद अब आपने जो है वो बैतुल मुकद्दस की आज़ादी का जो है वो सफ़र शुरू किया। उसकी वॉर प्लानिंग में चूंकि आपकी फौज कम थी, तकरीबन कोई लगभग शायद 20,000 के करीब थी और मुकाबले में जो है वो जाहिर सी बात है लाखों की फौज हुआ करती थी। तो आपने अब देख लें कि ये वाला जो हिसाब देख रहे हैं सारा ये फलस्तीन में जहां वो एंटर होने लगे हैं अभी वो बाहर बाहर हैं, ठीक है। ये जो आपको ब्राउन ब्राउन नजर आ रहा है इसमें ये सारा बाहर का, ये मुसलमानों का इलाका है। पहले इसको सेटल डाउन किया, उसके बाद उन्होंने ये जो सारी स्टेट्स थी इसमें एडिसा तो ऑलरेडी मुसलमानों के पास आ गया था, ये जो एंटोश और ये ट्राइपोली और ये जो किंगडम ऑफ यरूशलेम है, इसको अब उन्होंने इसके जो इम्पोर्टेंट जो मुकामात हैं उनको उनकी तरफ अपना सफर शुरू किया। उनकी तरफ सफर शुरू किया तो ये सबसे पहले यहाँ पर बैटल ऑफ हतीन हुई, हतीन, ठीक है। यहाँ पर जो है वो ये बड़ा इंपॉर्टेंट किला था जहां पर ये जो इनकी 3 स्टेट रह गई थी इनको उन्होंने फर्दर 7 रियासतों में तकसीम किया हुआ था। तो इन 7 रियासतों के बादशाह प्लस जो उस वक्त का सबसे बड़ा पॉप था जो स्लेब के नाम पे पूरी जंग को मॉनिटर करता था और पूरी जंग को वो प्रोवोकेट करता था और इनिशिएट करता था, रेगुलेट करता था, तो वो भी था। तो वो सब के सब जो है वो उनको वहां पर उनको यानी कि जब उन्होंने बैटल ऑफ हतैन में कामयाबी हासिल की तो उन्होंने जो है ये उन सबको जो है वो कैद कर लिया। अलबत्ता एक को जो है बादशाह उसको कत्ल करवाया गया था क्योंकि ये वो था जो जो हुजाज के काफिले वापस आया करते थे जब मक्का मदीना से यरूशलेम, तो ये उनके माल लूटा करता था। तो आपने तब से ये कसम खाई थी कि इसको जो है जब भी मैं फतह हासिल करूंगा तो इस बादशाह को मैं कत्ल करूंगा। बहरहाल ये हतीन का जो है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट महाज था ये, और ये सारा कुछ हो रहा है हम 1187 की बात करें, ठीक है। मैंने आपके सामने चले मैं यहाँ भी लिख देती हूँ, ठीक है, ये 1187 की बात हो रही है।
अभी तीसरी जो क्रूसेड है वो शुरू नहीं हुई, ठीक है। उससे पहले अभी ये जो है वो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के मार्के की बात हो रही है, ठीक है। अभी क्रूसेड नहीं स्टार्ट हुई। अब आपने तो जहां पर हतैन को फतह करने के बाद जो दूसरा उनका इंपॉर्टेंट मुकाम था वो है, फिर मैं इस को मिटाती हूँ। अच्छा जी, ये दूसरा, बल्कि इसको ब्लैक कर लेते हैं, ये है अकरा, ठीक है। ये आपको यहाँ नजर आ रहा है, एकरे लिखा हुआ है, अकरा, अकरा उर्दू में से आप अकरा, आइन काफ रा हा लिखते हैं। और ये यहाँ अगर इस वाले पे देखें तो ये यहाँ आ रहा है, ठीक है। आप मैप को बड़ा करेंगे तो आपको फिर बड़े नजर आ जाएंगे ये। जी ठीक है जी। तो दूसरा जो अकरा का था, यानी अकरा जो वो मुकाम था जो इनके लिए मदीना था, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि जो बैतुल मुकद्दस है वो इनके लिए मक्का था, और अकरा आप समझ लें इनका मदीना था। और अकरा में इनका बहुत बड़ा एक किला था। यहीं पर हरमिन नामी वो शख्स था जो लड़कियों को ट्रेन करके भेजा करता था। तो लेकिन अकरा में जो है वो खबर पहुंच चुकी थी कि हत्तीन पर पहले ही मुसलमान कब्जा कर चुके हैं, सलाहुद्दीन अयूबी कामयाब हो गया है, और हमारे सारे बादशाह वहां पर कैद हैं और कत्ल भी कर दिए गए हैं, शायद कोई उनमें से एक आधा भाग भी गया। तो इनके हौसले ऑलरेडी पस्त हो गए थे। तो जैसे ही जब हतैन से अकरा गए हैं सलाहुद्दीन अयूबी और इसका मुहासरा किया है इस किले का, तो वो जो है वो वहां पर उनको कोई ज्यादा रेजिस्टेंस फेस नहीं करनी पड़ी। और जो अकरा का दूसरा महाज था बड़ा इंपॉर्टेंट, यानी जो उनका मदीना था, वो भी जो है वो फतह हो गया। उसके बाद जो है वो आपने यहाँ से आप बेरूत गए हैं, ये है बेरूत, अगर आप देखें तो ये बेरूत नजर आ रहा है, ठीक है। यानी नीचे से फिर आप दोबारा ऊपर गए हैं। बेरूत जो लबनान का शहर है, आपने सुना ही होगा नाम इसका। तीसरा ये बड़ा इंपॉर्टेंट महाज था। यानी जितने भी इंपॉर्टेंट किले आ रहे थे जो यरूशलेम उनके रास्ते तक पहुंचने में रुकावट जिनको साबित होना था, ये जो आप कह रहे हैं कि इंपॉर्टेंट जंगी महाज थे, तो वो सारे वन बाय वन उन्होंने प्लान किए और वन बाय वन उनको अप्रोच करके और उन पर फतह हासिल की। और ये तकरीबन जो है ये जुलाई 1187, यानी एक महीने के अंदर अंदर ही जो है ये बड़े इंपॉर्टेंट 3 महाज जो है वो उन्होंने फतह कर लिए। और उसके बाद जो है वो उसके बाद जो है वो फिर आए हैं बैरूत से अस्कलान। ये यरूशलेम की अगर आप देखें तो मैं इसे थोड़ा सा और बड़ा कर देती हूँ, ये है अस्कलान, ठीक है जी। ये हो गया हतीन पहला, ये दूसरा अकरा, तीसरा बैरूत, और यहाँ से यानी यहाँ से इधर गए हैं और यहाँ से फिर नीचे आए हैं अस्कलान। ये बिल्कुल यरूशलेम के साथ है, ठीक है। तो ये जितने भी आप देख लें कि समुद्र के साथ साथ उनके बहुत इंपॉर्टेंट किले बने हुए थे, जंगी महाज बने हुए थे, तो वो सारे के सारे उन्होंने फिर अस्कलान भी फतह कर लिया। तो जब अस्कलान फतह हो गया और यहाँ पर 34 साल से फ्रैंक बादशाह की, जो फ्रांस का बादशाह था, उसकी हुकूमत थी, उसको शिकस्त थी। तो जब सारे के बड़े बड़े किले फतह हुए, तो अब जेरूशलम में बैठा हुआ जो यहाँ पर अगर आप आ जाएं तो जेरूशलम में बैठा हुआ अब जो जाहिर सी बात है, जो उनकी जो किंगडम ऑफ जेरूशलम का जो हुक्मरान था और जो वहाँ की फौज थी, तो वो ऑलरेडी उनको काफी ज्यादा, उनका आप कह लें कि वो डीमोरलाइज हो चुकी हुई थी। फिर ये कि 2 अक्टूबर को 2 अक्टूबर 1187 को जो है वो, उससे कुछ दिन पहले जो है ये, जब वो पहुंचे हैं तो उन्होंने मुहासरा कर लिया बैतुल मुकद्दस का, ठीक है, जेरूशलम का। कुछ 3-4 दिन तो इस मुहासरे से कोई फ्रूटफुल नतीजा नहीं निकला, लेकिन फिर बहरहाल उन्होंने ये किया कि अपनी जो, क्योंकि वो उनके पास थी वो मंजनीके, नहीं हम कहते जिसे, जिससे वो गोले फेंके जाते हैं तो कुछ किले की दीवारें टूटती हैं, कुछ अंदर वो क्योस होता है, तो वो उसका फायदा उठाकर आर्मी एंटर हो जाती है। लेकिन जिस साइड पर ये पहले थे वहां से कुछ ऐसी उनको कामयाबी नहीं हुई, तो उन्होंने अपनी साइड चेंज कर ली। साइड चेंज करके दूसरी तरफ को गए तो वहां की दीवार इतनी मजबूत नहीं थी। तो उस किले को जो है वो उन्होंने जब मंजनीकों से हमला किया तो वो वहां की दीवार भी टूटी, प्लस उन्होंने, आप ये कह रहे हैं जैसे कि फायर बॉम्ब भी थे, आग के गोले भी उन्होंने फेंके उन मंजनीकों से। तो वो आग के गोले जब अंदर जाके गिरते थे तो वो जाहिर सी बात है शहर के अंदर जगह जगह आग लग जाती थी। अब ये जो यरूशलेम का शहर था ना, इसके अंदर एक तो वहां का जो भी बादशाह था वो था, और मुसलमान भी थे। यानी जब से उनके हाथों से ये गया बैतुल मुकद्दस, तब से लेके थे, ठीक है। पहली 3 सलेबी जंगें, आप इसको रफली इस तरह याद कर लें कि पहले 100 साल में पहली 3 सलेबी जंगें हुई हैं मुख्तलिफ वक्फों से, ठीक है। तो ये एक तकरीबन 90 साल का अरसा था कि जब बैतुल मुकद्दस से मुसलमानों का इक़्तिदार खत्म हुआ था, और मुसलमान वहां पर बहुत परसिक्यूटेड थे, उन पर बहुत ज्यादा जुल्म होता था। बल्कि सलाहुद्दीन अय्यूबी के अपनी फतूहात के साथ साथ जैसी खबरें पहुंचा करती थी, तो वहां के मुसलमानों को वहां का बादशाह उनकी फतह के बदले में ना वो उनको टॉर्चर करता था, मुसलमानों को, कि ये तुम्हारा कोई सुल्तान है जो हमारे इलाके फतह करे हो, तो उसके बदले में तुम लोग जुल्म का मजा चखोगे। तो बहरहाल वो भी थे, फिर ईसाई भी थे,
तो अब ये कि जब इस तरह से उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज की कि वो दूसरी तरफ से आकर उन्होंने मंजनीको से हमला किया और वो जो फायर बॉम्ब भी फेंके, तो अब वो काफी ज्यादा जो है वो अंदर क्योटिक सूरत हाल हो गई। और फिर बहरहाल 2 अक्टूबर 1187, यानी आप कह रहे हैं तकरीबन ये 2 महीनों के अंदर अंदर सारे इंपॉर्टेंट महाज जो है ना, सॉरी 3-4 महीनों के अंदर अंदर सारे इंपॉर्टेंट महाज जो थे वो, और फिर जो बैतुल मुकद्दस है, 2 अक्टूबर 1187 को ये बैतुल मुकद्दस जो है वो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने दोबारा फतह कर लिया। और तब से लेकर ये आप कहें कि अब ये आप 1923 चले कह लें, लेकिन 1923 के भी बाद बैतुल मुकद्दस तो खैर बाद में अब आकर वेरी रिसेंटली, मुझे याद पड़ता है शायद इट वाज 2017 या 18, नहीं 2017 था जब ये खबर थी कि यरूशलेम को इसराइल ने अपना दारुल खलाफा बना लिया है। हालांकि वो यरूशलेम को अपना दारुल खलाफा नहीं बना सकती थी एज पर द पीस ट्रीटी जो फलस्तीन और इसराइल की साइन हुई थी, क्योंकि यरूशलेम वाज स्टिल अंडर द पैलेस्टीनियन रूल। लेकिन उन्होंने जबरदस्ती कब्जा वगैरह करके और जो कुछ भी था, और अब जो है वो यरूशलेम जो है उस पर इसराइली हुकूमत है। एनीवेज, जब ये सब हुआ कि अब जब यरूशलेम दोबारा मुसलमानों के कब्जे में आ गया, तो जाहिर सी बात है कि अब ये टाइम था जबकि तीसरी क्रूसेड जब वो अनाउंस की जाती, क्योंकि अब जो दोबारा है यूरोप का जो पॉप थे और उन सबको दोबारा से ये प्रॉब्लम हो गई कि ये तो मुसलमानों के कब्जे में चले गए हैं। तो अब यानी इतनी जो एक जो है वो हर तरह से एक इम्पोर्टेंस वाला जो इलाका है, जो खिता है, वो फिर से मुसलमानों के पास चला गया। तो अब जो है वो इससे पहले कि सारी ही सारी आबादी जो है वो यहाँ से हमारी निकाल दी जाए, तो दोबारा से जो है वो एक क्रूसेड का ऐलान किया गया। अब उस वक्त के फिर जो उस वक्त का पॉप था, उसने दोबारा से जो है वो कहा कि आपके मुकद्दस मकामात मुसलमानों ने ले लिए हैं और जो है वो अब ऐलान जंग है, तो सब निकले। तो फिर जो थर्ड क्रूसेड है उसमें 6 लाख की फौज लेकर 3 मुल्कों से जो है वो बादशाह आए, फ्रांस, इंग्लैंड और जर्मनी से। ठीक है, तो फ्रांस फ्रांस इंग्लैंड और जर्मनी से, ये इनके नाम भी लिखे हैं मैंने बादशाहों के। जो जर्मनी का बादशाह था फ्रेडरिक, ये तो अपने समुद्री सफर के दौरान ही जो है ये मर खप गया। ठीक है, ये यहाँ है सिप्रस, आप देख रहे हैं ये सिप्रस नजर आ रहा है आपको ये। ठीक है, यानी ये यहाँ से आ रहे हैं ना, यूरोप से। ठीक है, यहाँ से ये लोग आ रहे हैं, तो ये समुद्री रास्ते से आए हैं। तो ये सिप्रस पहुंचा है, तो यहाँ पर ये यहीं पे मुहासरे के दौरान ही, या कहा जाता है कि वहीं पर ये जो है वो ये मर गया। और जो इंग्लैंड का बादशाह है जिसे रिचर्ड लाइन हार्टेड या रिचर्ड शेरदिल भी कहा जाता है, वो भी जब आ रहा था तो रास्ते में जो है वो उसकी भी तकरीबन बहुत सारी फौज का हिस्सा इसी तरह बीमारी और फिर समंदरी तूफान की नजर हो गया। क्योंकि सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जिस दिन बैतुल मुकद्दस फतह किया था, वो सारी रात उन्होंने वहां पर रोकर अल्लाह से ये दुआ की थी कि ए अल्लाह, ये जगह जो है ये अब कभी भी अपने दीन के दुश्मनों के हाथों में ना देना। इसे अब कभी भी यहाँ पर जो है ना वो दीन के दुश्मनों को फतह नसीब ना हो। तो ये जो है वो कहा जाता है कि बहरहाल इसी वजह से इतनी रेजिस्टेंस जो है वो सलेबी जो फौजें थी उन्हें फेस करनी पड़ी, कि जो रिचर्ड जो लाइन हार्टेड आ रहा था जो कि इंग्लैंड का बादशाह था, उसको रास्ते में समुद्री तूफान का सामना करना पड़ा और उसी से भी वो काफी डिमोरलाइज हो गया। और उसने काफी उसकी फौज भी जो है वो उसकी नजर हुई। बहरहाल वो बची कुची फौज लेकर सिप्रस उतरने में कामयाब हो गया। मीनवाइल इसी तरह जो फ्रांस का बादशाह फिलिप है, वो भी अपनी फौज के साथ, तो होते होते जो है वो ये फिर भी जो है तकरीबन उस 6 लाख में से तकरीबन आधी फौज, आप कह लें 2-2.5 लाख या 3 लाख, फिर भी वहां पर पहुंच गई। अब सलाहुद्दीन अय्यूबी को इसको क्लीन कर लेते हैं ताकि यहाँ से आपको थोड़ा सा ये फिर इजी हो जाएगा समझना। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी को अब ये अंदाजा था, क्योंकि ऑलरेडी जो है वो इतने अरसे से खुद भी वो जंगों में थे। तो अब जब वो पहुंच तो गए हैं जेरूशलम, फतह तो किया उन्होंने बैतुल मुकद्दस को, लेकिन पूरा जेरूशलम सिटी अभी उनके कब्जे में नहीं था। और फिर ये कि अब फौज भी लड़ रही है, थकी भी हुई है और कम भी है तादाद में, और वहां से जो है वो 2-2.5 लाख फौज आ गई है। तो उन्होंने ये स्ट्रेटेजी की कि इसको, ये जो अकरा है, अकरा का जो किला है, यहीं पर फंसा के रखो। तो अकरा के किले का मुहासरा किया है इन सब ने। देखे ना, ये सिप्रस है, ठीक है, ये देखें ये सिप्रस है, यहाँ से इन्होंने, ये इधर आए हैं और इन्होंने अकरा के किले का मुहासरा किया है। अकरा के किले का मुहासरे में इनको तकरीबन 2.5-3 साल लग गए। तो यही इनकी स्ट्रेटेजी थी सलाहुद्दीन अय्यूबी की, कि इन्हें यहीं पर इतनी देर इन्हें यहाँ पर रखा जाए, क्योंकि पीछे से क्या होता था कि दमस्कस से और जो जेरूशलम से अकरा को ये जो मुसलमान फोर्सेस थी वो इमदाद भेजती रहती थी। और जो है वो इस तरह वो मुहासरा बहुत लंबा हो गया, क्योंकि मुहासरा 2 ही सूरतों में टूटता है ना, या तो किले की दीवार टूट जाए, या फिर ये कि अंदर जो आबादी है उसके लिए सामान्य रसद खत्म हो जाए।
तो फिर जो है वो मुहासरा टूटता है। तो वो चूंकि उनको सामान्य रसद 2 साल तक इस तरह पहुंचाया जाता रहा, तो वो इसी मुहासरे में जो कौमें जो बादशाह अपनी फौजों के साथ थे वो भी बहुत डिमोरलाइज हो गए, क्योंकि वही बात है, वबाएं भी आई, तो दरमियान में जो है वो उन पर बीमारियां भी आई, तो वो सब कुछ जो था उसको लेकर फिर ये हुआ कि रिचर्ड जो बादशाह था, जिसे लाइन हार्टेड कहा जाता था, उसने फिर थोड़ा सा ये प्लॉट किया कि जो सलाहुद्दीन अय्यूबी के भाई हैं आदिल, उनको अपनी बहन जोना इंट्रोड्यूस करवाई। तो जो है वो कहा जाता है कि दे वर अबाउट टू गेट मैरिड, लेकिन ये कि शी वाजंट रेडी टू कन्वर्ट, तो इस वजह से फिर ये रह गया। और लेकिन उसने ये कहा कि तुम अपने भाई से गद्दारी करो, जो कि उन्होंने रिफ्यूज किया। यानी ये जो कोशिश थी एक कि इनके दरमियान फूट डलवाई जाए, क्योंकि उन्हें मालूम था यही हरबे काम करेंगे तो करेंगे। मुसलमान से देखिए, ये बात याद रखिएगा, आप जितनी भी हिस्ट्री देखेंगे ना जहाद की, जंग की, मुसलमान से चाहे वो तादाद में कितना ही कम क्यों नहीं रहा, मोमिन जब मैदान में खड़ा होता है ना, तो कुफर या काफिर उसको कभी नहीं हरा सकता। असलहे के जोर पे, तलवार की, या वो जिसे कहते हैं ना कि दू बदू और फेस टू फेस लड़ाई में मुसलमान को नहीं हराया जा सकता अगर उसका ईमान पुख्ता है तो। लेकिन जो ये टेक्निक्स हैं कि जिसे डिवाइड कर दें, ठीक है, गद्दारों को इंट्रोड्यूस करवाएं, खवातीन को इंट्रोड्यूस करवाएं, यही वो चीज़ें हैं जो हमेशा लेके डूबी हैं। तो ये बड़े कॉमन फैक्टर हैं। सल्तनत उस्मानिया के जवाल की भी यही चीज़ें बनी हैं, और अगर सलेबी जंगों में भी मुसलमानों को जहां भी कहीं शिकस्तें हुई हैं तो उसका भी यही रीज़न बना। एनीवेज, तो ये जो सलाहुद्दीन अय्यूबी और उनके भाई आदिल के दरमियान फूट डलवा के फतह हासिल करने का जो प्लान था वो भी उनका ख़राब हो गया। मीनवाइल जो बादशाह रिचर्ड था उसकी अपनी तबीयत भी ख़राब हो गई, एंड सो मच सो के सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपने तबीब को भेजा, लेकिन वो गोरीला कार्रवाइयाँ और वो जंग और वो सब जारी है। बिल आखिर ये जो अकरा का किला है ना, ये तो सलेबी जो अफवाज थी उन्होंने फतह कर लिया। अब सुल्तान को नजर आ रहा था कि अब ये सब जेरूशलम की तरफ जो है वो ये प्लीज किसी का माइक ऑन है वो कर दें, म्यूट। बाजी आपका माइक ऑन है तो प्लीज म्यूट कर दें। तो अब सुल्तान को नजर आ रहा था कि अब जो है वो ये जो जितने भी बाकी यानी अगर ये जो और एरियाज हैं ना अकरा से जेरूशलम के दरमियान, अब उसने क्योंकि उसे मालूम था कि फौज कम है, और जितने भी छोटे छोटे जो भी एरियाज हैं वहां पर जो हमारी थोड़ी थोड़ी फौज डिप्यूटेड है, उसकी वजह से वो सिर्फ डिवाइड ही हो रही है। तो उनको उनका जो सबसे बड़ा कंसर्न था वो ये था कि बैतुल मुकद्दस हाथ से ना जाए। अब अकरा तो चला गया सलीबी फौजों के पास, लेकिन फिर क्या हुआ कि उन्होंने ये किया कि रास्ते में आने वाले, यानी ये इसको थोड़ा अगर हम बड़ा कर लें, तो अकरा से जेरूशलम के रास्ते में आने वाले जितने भी किले थे उनको खुद हुक्म दिया कि उन्हें गिरा दिया जाए। उन्हें गिरा कर और सारी की सारी फौज वहां की, यानी वो जितने शहर थे वो खत्म किए रास्ते के, और उनकी फौज सारी की सारी लाकर और अब यरूशलेम में बैतुल मुकद्दस की हिफाजत के लिए सारी मुसलमान फौज अब वहां पर इकट्ठी हो गई। तो अब जब ये बादशाह रिचर्ड जो है वो जब यहाँ पहुंचा है, अकरा फतह करने के बाद यहाँ तक आया है, तो जब उसका मुहासरा उसने किया हुआ है जेरूशलम का, तो वो मुहासरे में उसको कामयाबी हासिल नहीं हो रही। उसकी अपनी फौज के अंदर भी इंतशार और अनारकी फैल गई। फिर मैंने आपको बताया मीनवाइल वो खुद भी बीमार पड़ गया। वो इतना डिमोरलाइज हुआ कि उसने जो है वो पीस ट्रीटी साइन कर ली सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ। और इस तरह जो है वो 4 मार्च 1193 को ये जो अफवाज थी ये वापस चली गई। ठीक है, 4 मार्च, पता नहीं मैंने यहाँ लिखी है डेट, हाँ ये लिखी है, नहीं सॉरी, इस तरह जो है ना 1193 में, जो 4 मार्च तो उनकी डेट ऑफ डेथ है सलाहुद्दीन अय्यूबी की। तो बहरहाल जो है वो पीस ट्रीटी साइन करके ये जो रिचर्ड था ये वाला जो है, क्योंकि यही बचा था एंड पे, इंग्लैंड का जो लाइन हार्टेड था, ये वापस चला गया। तो इस तरह ये नाकाम रही। ठीक है, दूसरी दफा भी, दूसरी क्रूसेड्स में भी नाकाम रही, और तीसरी क्रूसेड्स में भी वो नाकाम रही कि वो बैतुल मुकद्दस को मुसलमानों से ले सकती। वहां पर थी वैसे प्रेजेंस थी, ठीक है, वहां पर ईसाई हुक्मरानों की प्रेजेंस रही है, जेरूशलम में भी अभी थी और उनकी बाकी की ट्रिनिटीज में भी थी, सॉरी बाकी की भी जो उनकी स्टेट्स उनमें थी, लेकिन अभी वो बैतुल मुकद्दस को वापस नहीं ले सके। तो रिचर्ड ने पीस ट्रीटी साइन की और ये गया है 1192 में, मुझे सही डेट भी मिल गई 1192। ठीक है, 2 दिसंबर 1192 में ये वापस चला गया। ठीक है, तो बैतुल मुकद्दस जो है वो मुसलमानों के पास रहा,
और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जो है वो इसके बाद वापस डेमस्कस चले गए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि उस वक्त डेमस्कस से ऑपरेट किया जा रहा था, जो भी मुसलमानों का सेंटर था। डेमस्कस चले गए, तो डेमस्कस जाने के बाद तकरीबन कुछ महीनों के बाद जो है वो 4 मार्च 1193 में जो है वो, यानी ये तो कोई 3 ही महीने बने, उसके बाद जो है वो उनकी वफात हो गई। तो जब ये फौत हो गए तो उसके बाद जो है ये तकरीबन जो ये था एक पहला 100 साल का, जो 3 क्रूसेड्स हुई हैं उनका मैंने आपको बड़ा ही ब्रीफ ओवरव्यू दिया है, ठीक है। तो ये इसके बाद जो अगले 100 साल थे, उनमें से तकरीबन आप कह लें कि चौथी से लेके 8वीं क्रूसेड तक जो लड़ी गई हैं, ठीक है, उनमें वो कोई बहुत बड़ी बड़ी जंगें नहीं थी, ठीक है। वो कभी उन्होंने कोशिश की, जो मुकामी ही वो थे ईसाई, कि हम दमिश्क ले लें मुसलमानों से, हम सीरिया ले लें, तो उनको कोई खास कामयाबी नहीं हासिल हुई। इल्ला ये कि जो है वो दरमियान में जब ये छठी जंग हुई है, तो कोई मलिक कामिल अय्यूबी था, उसने कोई गद्दारी की, और उसने जो है वो बैतुल मुकद्दस वैसे उनके हवाले कर दिया। कोई उसने ट्रीटी साइन कर ली, और उस वो फिर ये कि मुसलमानों ने दोबारा 1244 में जो है वो दोबारा वापस ले लिया। तो इस तरह, लेकिन ये है कि ये जो बैतुल मुकद्दस है ना, वो एज सच उनके पास जो है वो जब से उनसे लिया गया, यानी जब से 1187 से उनसे जब ये फतह कर ली थी सलाहुद्दीन अय्यूबी ने, तब से लेकर और अभी तक वेरी रिसेंटली 19 जो है वो आप कह लें, मैं तो इसे 1918 ही कहूँगी, सॉरी 2018 तक ही कहूँगी, या 2017 तक यरूशलेम जो है वो नहीं ले सके, बैतुल मुकद्दस को वो नहीं ले सके। तो इस तरह जो है ये हमारे पास सलेबी जंगों की हिस्ट्री खत्म होती है, साथ ही जो है वो सल्तनत उस्मानिया की बात शुरू हो जाती है। लेकिन अब हमारा जो है वो टाइम कंप्लीट हो गया आज का, तो मेरा ख्याल था कि शायद हम सल्तनत उस्मानिया को भी आगे से कंटिन्यू कर पाते, लेकिन ये कि चलें, अब इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम देखेंगे और इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। लेकिन ये कि ये लिंक जो है वो आप याद रखें। और थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर और ब्रीफ कर दूं कि ये जो एक फिर हिजबुल शैतान का प्लान था कि सलेबी जंगें बर्पा की जाएं, ताकि जो है वो ये आपस में लड़े मरें, और इससे जो है वो हमें बहुत सारे बेनिफिट्स हासिल हो। एक तो दुनिया को ये पैगाम जाए, क्योंकि सलेबी जंगें मैंने आपको बताया है कि इंसानी तारीख की खूनी तरीन जंगें हैं जो मज़हब के नाम पर लड़ी गई हैं। तो एक तो वही बात है कि हमारा वो जो एक सेकुलरिज्म का एजेंडा है ना, उसकी तरफ हमें बहुत हेल्प मिल जाएगी। हम दुनिया को दिखाने के काबिल होंगे कि देखो मज़हब जो है, ये तो सवाए एक जनून के और कुछ भी नहीं है। ये तो सवाए जो है वो ये खून खराबे को फैलाने के और ज़मीन में फसाद करने के, ये इट्स गुड फॉर नथिंग एल्स। तो एक तो ये इंप्रेशन दुनिया को जाएगा, दूसरा ये कि लड़ेंगे तो मुसलमान और ईसाई आपस में फ़ायदा उठाएंगे, हम यूरोप भी हमारा और मिडल ईस्ट भी हमारा। तो पहले तो प्लान शायद यही था कि ये जो है ईसाई वहां पर जाकर काबिज हो जाएंगे, तो इन्हीं के थ्रू हम वहां पर हुक्मरानी करेंगे। लेकिन जब बाद में सल्तनत उस्मानिया रही है ना 600 साल, तो अब देखा है हिजबुल शैतान ने, अब इन जायनिस्ट पावर्स ने देखा है, या इन लीडर्स ऑफ वर्ल्ड्स ने, कि इस तरह हमारी दाल नहीं गलती। ये तो ये है कि जब तक जो है वो हमारा अपना एक अपनी रियासत नहीं होगी, तो इसलिए ये कि अब ये ईसाइयों के सर पर भी नहीं, अब उन्होंने जो है वो चूंकि वो और ऑर्गेनाइज होते गए ना वक्त के साथ साथ, तो फिर जो है वो उन्होंने ये प्लान किया कि जब ये जायनिस्ट मूवमेंट बाकायदा लॉन्च हुई है 1887 में, जिसमें थियोडोर हर्ट्ज ने, जो मैंने आपको पहले भी इसके बारे में हम बात करके आ चुके हैं, थियोडोर हर्ट्ज ने, जो कि ऑस्ट्रियन सेकुलरिस्टिक जर्नलिस्ट था और लॉयर था, तो उसने जो है वो ये कहा था कि मजहब के नाम पर, यानी यहूदियत के नाम पर एक मुल्क की, एक रियासत की बुनियाद रखी जाए। और कहाँ बुनियाद रखी जाए? बैतुल मुकद्दस में, सरजमीन फ़लस्तीन में उसकी बुनियाद रखी जाए, जहां पर तमाम दुनिया के यहूदियों को लाकर बसाया जाए। तो ये बेसिकली जो है वो उस वक्त बाकी के यहूदी भी इनकी बात नहीं मानते थे। ये जो असल में यहूदी पिस रहा था ना, जो डायस्पोरा के दौर में जो ऑर्थोडॉक्स यहूदी था, वो इस आइडिया से एग्री नहीं करता था, मैंने आपको पहले भी बताया है। तो जो वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू फिर करवाई गई है, सबसे पहले जो वर्ल्ड वॉर वन है उसके मोटिव क्या थे कि खिलाफत उस्मानिया का खात्मा किया जाए, क्योंकि इनके होते हमारी दाल नहीं गलती। ये जब तक एक नाम निहाद भी खिलाफत के नाम पे मुसलमान इकट्ठे रहेंगे ना, तो तब तक जो है वो एक इसराइली रियासत का क्याम मुमकिन नहीं है। तो एक ये वर्ल्ड वॉर वन इसलिए हुई, फिर वर्ल्ड वॉर टू जो है वो इसलिए कि अब बाकायदा एक इसराइली स्टेट का क्याम किया जाए। तो अब हम जो है वो सल्तनत उस्मानिया को लेकर और फिर आगे जो है वो इस तरह इसको लेकर हम देखते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कि किस तरह जो है वो हम इसराइल जो है वो पहले उसका जो है वो 1917 में बेलफोर डिक्लेरेशन से उनको वहां पर आबादकारी की इजाज़त दिलवाई गई, और ये इंग्लैंड के ही प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी के जो इनके पार्लियामेंट के रुकन थे ना इंग्लैंड के,
पहली जंग अजीम के दौरान उन्होंने ही जो है वो जो है ये कॉलोनियलिस्टिक दौर खत्म हो रहा था, कॉलोनीज वापस आ रही थी, अपनी वापस मुल्कों को जा रही थी, तो उन्होंने वहां से निकलते हुए ये ऐलान किया, क्योंकि ये फ्रांस और बरतानिया की कॉलोनी में आता था फिलिस्तीन उस वक्त। तो उन्होंने जो है वो यहाँ पर फिर बेल्फोर डेक्लेरेशन पास करके जो है वो इसराइलियों को ये हकूक दिलवाए, यहूदियों को ये हकूक दिलवाए कि उनकी जो है यहाँ पर एक स्टेट हो। और किस तरह जो है वो हिटलर भी इन्हीं का लॉन्च था। जो नाजीज्म आया, कहते तो ये उसको बुरा भला है कि हमारा होलोकॉस्ट हुआ और ये हुआ और वो हुआ, एक्चुअली ये जो है वो जायनिस्ट जो मूवमेंट है, ये सारे उन्हीं के प्लान हैं। तो इनको फिर थोड़ा सा इंशाल्लाह फिर कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि सल्तनत उस्मानिया के बारे में हम बात करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। और फिर ये सारे लिंक मुझे बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम पहुंच जाएंगे जल्दी, काफ़ी उम्मीद करती हूँ मैं इंशाल्लाह। तो ये है आज का। फिर कोई क्वेश्चंस हैं, पहले हम सेशन क्लोज कर लेते हैं, उसके बाद अगर जो भी कोई अपने क्वेश्चन करना चाहें तो वो फिर क्वेश्चन कर सकते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र।